हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग जो है 13 से लेके 16 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 15 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इससे पिछली क्लासेस जो हैं वो आप लोग उसको देख चुके होंगे। उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एज ऑफ द अप्रैल 2025 हाउ मेनी इनरोलमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर द जन सुरक्षा स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना अकॉर्डिंग टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के अनुसार अप्रैल 2025 तक जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत में कितने नामांकन दर्ज किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम लोग पढ़ ले रहे हैं, यहीं पे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ लेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ भी पढ़ना होगा, वहाँ पे कुछ एक डेटा और दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ना। हालांकि जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। गवर्नमेंट स्कीम से हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप स्केल 2 स्केल 3 वाले हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एग्जाम देते हो तो फिर आपका जो ऑपरेशनल पार्ट होता है, जो आप लोग बैंकों में ऑपरेशंस करते हैं इन सारी स्कीम्स के लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑपरेशनल पार्ट देखना आप लोगों का काम है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, डेटा का क्वेश्चन है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, उसको आप समझना, डेटा से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो आंख, कान, नाक, गला, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, जितने भी शरीर के अंग हैं जहां से आपके भेजे में चीजें घुसती हैं उसको खोल लेना, एक्टिव हो जाना। मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनना कि इस क्लास के बाद में पंजीरी और चरणामृत दे के हम आपका स्वागत करेंगे, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, एक्टिव मोड में आओ आप लोग। और क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। देखो क्या हुआ है ना कि जन सुरक्षा स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन सुरक्षा स्कीम्स लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो उन योजनाओं, कौन कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट जन सुरक्षा स्कीम्स, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में 9 मई के आसपास में लॉन्च किया गया था। तो ये स्कीम जो है अभी लगभग 9 साल होने जा रहा है इसको कंप्लीट हुए। तो 9 साल के कंप्लीशन पर जो है इसमें इससे रिलेटेड कुछ एक डेटा वगैरह जारी किया गया है, उसी डेटा से संबंधित ये क्वेश्चन है, उसी में से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करके लाया हूं मैं। बाकी डिटेल में भी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो इसमें पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी इनरोलमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर द जन सुरक्षा स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मतलब कि इन तीनों योजनाओं के तहत अप्रैल 2025 तक कितने इनरोलमेंट हुए हैं, यही इसमें सॉरी यही इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत में टोटल 23.6 करोड़ इनरोलमेंट हुए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत में टोटल 51 करोड़ इनरोलमेंट्स हुए, अटल पेंशन योजना के तहत में टोटल 7.6 करोड़ नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स हुए। और कब तक हुए ये, एज ऑफ अप्रैल 25। ठीक है ना, अप्रैल 2025 तक ये एनरोलमेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग सारी चीजें याद रखना। 9 मई 2015 को ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ भी आप लोगों को इसकी पढ़ना ही होगा। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसको आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। स्लाइड अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो क्लास पॉज करके एक बार सारी की सारी स्लाइड पढ़ लीजिएगा, तब मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 जन सुरक्षा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और लगभग 9-10 साल इसका लगभग कंप्लीट हुआ है अभी। तो 10 साल के कंप्लीशन पे ये जो है अभी डेटा जारी किया गया है। और ये जो जन सुरक्षा स्कीम, इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज देती है इंडियंस को। ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा देती है। अब सामाजिक सुरक्षा कैसे देगी, इंश्योरेंस के फॉर्म में दे देगी, पेंशन के फॉर्म में दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक सुरक्षा उनको सोशली सिक्योर किया जाता है। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 स्कीम ये लॉन्च की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है,
ये स्कीम 3 के 3 लॉन्च की गई थी। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, अटल पेंशन योजना तो बेसिकली उन्हीं के लिए है, पेंशन का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ठीक है ना। तो जो भी लोग जो है सामाजिक रूप से फिनेंशियली कमजोर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, ठीक है ना, उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स जो है वो बनाई गई थी, उनको फिनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई थी। तो ये लॉन्च कब की गई थी, ये आप लोग डेट याद रख लेना, 9 मई 2015 को। और अभी हुआ क्या है कि 10 साल इनकी लॉन्चिंग का कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब ये जो जन सुरक्षा स्कीम्स हैं जो कि अभी 10 साल अपने कंप्लीट किए, इनसे संबंधित डेटा जारी किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत में टोटल 23.6 करोड़ इनरोलमेंट हुए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत में टोटल 51 करोड़, और अटल पेंशन योजना के तहत में टोटल 7.6 करोड़ नंबर ऑफ इनरोलमेंट हुए। ये चीज आप लोग याद रखना, डायरेक्ट डेटा का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ में फिनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि जो क्लेम सेटलमेंट किया गया, कितने का क्लेम सेटलमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर एक स्कीम का याद रखना, कहीं मिस मत कर देना चीज़ों को कि आपको लगे कि ये ना ये मतलब तीनों नहीं, अलग अलग डेटा मैं करा रहा हूं तो अलग अलग डेटा इसका याद रखना, अलग अलग इसको नोट डाउन करने का प्रयास करना, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत में टोटल 18,336 करोड़ का क्लेम जो है वो सेटल किया गया है, ठीक है। ये इसमें बताया गया इतने का क्लेम डिसबर्स किया गया है और लगभग 9 लाख फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिला हुआ है। तो ये बात किसकी हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसके तहत में टोटल 3,121 करोड़ रुपए का क्लेम जो है वो सेटल किया गया है और 1,57,000 यानी कि 1.57 लाख फैमिलीज को जो है इससे बेनिफिट मिला हुआ है। हिंदी की जो ऑडियंस है, ये हिंदी वाला कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश में, पीडीएफ भी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में ही मिलती है, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में, इसीलिए दोनों चीज़ें दे रहे हैं कि कहीं पे किसी को अगर कोई इशू आता है तो आप लोग जो है समझ सकें इसको आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है डेथ होने की कंडीशन में, एनी रीजन। ध्यान रखना, ये बारीकी समझना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का क्या डिफरेंस है, क्या बारीकी है, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करने के और भी तरीके हैं, प्रीमियम वगैरह भी जान के हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन जो बेसिक मूलभूत डिफरेंस है वो यही है कि ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है डेथ होने पर, और जो डेथ होगी किसी भी रीजन से अगर आपकी डेथ हो रही है तो ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है। कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसका जो प्रीमियम होता है 2 रुपए पर डे से कम का इसका प्रीमियम होता है। आगे बताऊंगा प्रीमियम भी कितना होता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब की फीचर्स ऑफ स्कीम, इस स्कीम के फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होती है, ये 1 साल के लिए होती है, 1 ईयर का कवरेज देती है ये, और ये रिन्यू भी कराई जा सकती है, साल दर साल इसको रिन्यू भी कराया जा सकता है, रिन्यू कराने का भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। और अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, जहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये स्कीम जो है वो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, LIC के द्वारा इस स्कीम का संचालन किया जाता है मेनली। बाकी जो दूसरी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनके भी द्वारा इसको जो है किया जाता है, ठीक ना। बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए ये स्कीम्स जो है वो रन की जाती हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए ये स्कीम रन की जाती हैं। जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होंगे या फिर जो पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेज होंगे, वो इस तरीके की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे बातचीत करके जो है इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। भाई इंश्योरेंस तो कौन देगा, इंश्योरेंस तो जो इसमें हम लोग क्लेम सेटलमेंट होगा, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनीज ही देंगी। तो उसके लिए LIC या फिर दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, बिडिंग वगैरह लगती है, बोली वगैरह लगती है, उसके हिसाब से उसके बाद ही डिसाइड किया, आगे बताऊंगा मैं सारी चीजें, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी क्या है, कौन सी स्टेट के लिए कैसे क्या होगी, ठीक है ना। अब इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, कथा कहानी के तरीके से मत सुनना मेरे भाई, याद कर लेना, नहीं फिर बाद में हाय तौबा मचाते हो कि सर ने नहीं पढ़ाया था, यहां से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, याद नहीं हो रहा। याद करो, यहीं पे याद करा रहा हूं, 10 बार मैं अगर बकबक कर रहा हूं तो यहीं पे याद करके चलो। एक बार वीडियो क्लास देखोगे, PDF भी एक बार पढ़ लोगे, चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज़ तो ये बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये स्कीम जो है रन की जाती हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होल्डर है और उसकी एज 18 से 50 साल, याद रखना एज कितना, 18 से 15 ईयर्स, 18 से 50 ईयर्स, 18 से 50 साल के लिए, जो 18 से 50 साल की अगर किसी की उम्र है और उसका अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा सिचुएशन ये बनती है कि अगर आपका मल्टीपल बैंक या मल्टीपल पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, मैं एक व्यक्ति हो गया, इंडिविजुअल हो गया, मेरा अकाउंट एसबीआई में भी है, मेरा अकाउंट पीएनबी में भी है, मेरा अकाउंट बीओबी में भी है और पोस्ट ऑफिस के डिफरेंट ब्रांचेस में भी है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में जो पर्सन होगा वो जो है किसी एक बैंक या एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट के जरिए ही ये स्कीम लॉन्च इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। सारे से नहीं, किसी एक बैंक या फिर किसी एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ही हम जो है इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चीज भी याद रखना। अगला पॉइंट हमें बता रहा है इनरोलमेंट पीरियड। एक साल के लिए तो इनरोलमेंट होता है और साल दर साल इसको हम लोग प्रीमियम देकर रिन्यू करा सकते हैं और स्कीम ओपन करने के टाइम पर ऑटो रिन्यूअल का भी ऑप्शन आता है, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। तो ये जो है 1 साल का इंश्योरेंस कवर जो है वो देता है 1 जून से लेके 31 मई तक। ये भी याद रखो डेडलाइन, ये डेडलाइन भी याद रखो, 1 जून से लेके 31 मई, 1 जून से लेके 31 मई तक 1 साल का ये इंश्योरेंस कवर देता है। और उसके बाद में अगर हमको देना है, फिर से ऑटो पे करना है, रिज्वाइन करना है, तो फिर हम लोग उसमें ऑटो पे की फैसिलिटी अवेलेबल करा के अकाउंट से पैसा प्रीमियम वाला डिडक्ट हो जाएगा, ऑटो पे हो जाएगा, स्कीम हमारी जो है वो रिन्यू हो जाएगी। नहीं तो फिर से हम लोग इसको रिन्यू करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम की अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखना भाई मेरे, याद रखना, इसका प्रीमियम कितना है? 436 रुपए पर एनम पर मेंबर, सालाना 436 रुपए एक मेंबर का इसका प्रीमियम है, ठीक है ना। और प्रीमियम जो है वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से, और एक ही इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट होगा। और जब हम लोग अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर इस स्कीम में इनरोल कराते हैं तो उस टाइम पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन आता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब ये तो सिचुएशन तब हो गई कि जब हम टाइमली इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइमली हम लोग जो है इसमें इसके लिए मतलब इस स्कीम में इस स्कीम के लिए खुद को एनरोल करा लेते हैं। 1 जून से 31 मई तक की स्कीम चलती है, टाइमली अगर हम लोग इस स्कीम में एनरोल करा लेंगे खुद को तो 436 रुपए हमको प्रीमियम देना होगा। लेकिन अगर हम लोग बाद में इस स्कीम में एनरोल कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या पूरा का पूरा 436 रुपए प्रीमियम देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में जो है हमको कुछ कम प्रीमियम देना होगा, ठीक है ना। देखो हिंदी में लिखा भी है अनुपातिक प्रीमियम, यानी कि प्रोरेटा प्रीमियम, यानी कि जितना महीना बीत गया उसका काट के फिर जितना प्रीमियम बचेगा उस हिसाब से प्रीमियम हमको देना होगा। तो अब ये क्या सिचुएशन बन रहा है ये जान लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को आसानी से समझ लेते हैं। अगर हम लोग जून, जुलाई और अगस्त में एनरोलमेंट करा रहे हैं तो फुल एनुअल पेमेंट हमको देना होगा, फुल एनुअल प्रीमियम हमको पे करना होगा 436 रुपए, ठीक है ना। मंथ याद रखना, कथा कहानी के तरीके से मत सुनना, बहुत रिसर्च करके बेहतरीन डाटा आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं एग्जाम में और आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये चीजें याद नहीं रहती, फिर बाद में हाय तौबा मचाते हो। तो समझो आप लोग, ठीक है ना। अगर एनरोलमेंट आप लोग जून, जुलाई और अगस्त में कराते हो तो फुल एनुअल प्रीमियम आपको देना होगा 436 रुपए का, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि अगर आप लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में एनरोलमेंट अपना कराते हो तो 342 रुपए का प्रीमियम आपको देना होगा। और अगर आप लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप लोग अगर एनरोलमेंट कराते हो तो 288 रुपए का प्रीमियम आप लोगों को देना होगा। और अगर आप लोग मार्च, अप्रैल और मई में एनरोलमेंट कराते हो इस स्कीम के तहत में तो आपको सॉरी 114 रुपए का प्रीमियम देना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो इस स्कीम के तहत में बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या मिलता है? तो 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है और सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद में, ठीक है ना। ये याद रखना, ड्यू टू एनी कॉज, सब्सक्राइबर की यानी कि प्रीमियम होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। 2 लाख रुपए मिलते हैं सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद में। डेथ का रीजन एनी कॉज, ठीक है ना। If subscriber is died just because of any reason,
तो फिर आपको क्या है कि 2 लाख रुपए का इसमें जो है इसका इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, ठीक है ना। और लीनियन पीरियड की बात करें तो 30 दिन का लीनियन पीरियड होता है, मतलब कि नामांकन की तिथि से 30 दिनों के भीतर के बाद में ही ये स्कीम जो है, मतलब इसका स्कीम का इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाएगा। समझो, इसको और आसान कर दे रहा हूं। आपने आप जैसे XYZ कोई पर्सन है, उसने आज ही इनरोलमेंट करा लिया और कल ही उसकी डेथ हो गई, तो उसको भी फायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 30 दिन का तो मतलब ये लीनियन पीरियड होता है, ये इसका कहने का मतलब है। अचीवमेंट्स की बात कर लें, अचीवमेंट्स की बात कर लें। अब वही चीज़ है ना, अचीवमेंट्स क्या हो गया कि 10 साल कंप्लीट हुए हैं तो डाटा इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा या निर्मला सीतारमण जी के द्वारा डेटा जारी किया गया है। तो क्या अचीवमेंट्स है इसके, जानो आप लोग। तो 23 मार्च 2025 तक कुमुलेटिव इनरोलमेंट जो है इस योजना के तहत में ये 23.63 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। और 18,397.92 करोड़ रुपए पेड किए जा चुके हैं और 9,19,896 क्लेम सेटल किया जा चुका है। तो सारे के सारे डेटा ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। और अगर दूसरे डेटा की तरफ हम लोग बढ़ें तो 23 अप्रैल 2025 तक इस स्कीम के तहत में टोटल 10.66 करोड़ फीमेल इनरोलमेंट हुए हैं। टोटल 10.66 करोड़, ठीक है ना, 10.66 करोड़ फीमेल इनरोलमेंट हुए, मतलब कि महिलाओं ने इसमें इनरोलमेंट कराया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें से 7.08 करोड़ इनरोलमेंट जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर के हैं। मतलब कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खोल रखा था उन्हीं को ये स्कीम दे दी गई, उन्होंने ही इस स्कीम के तहत में इनरोलमेंट करा लिया। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इस स्कीम में इनरोल किए हुए हैं? तो ऐसे व्यक्ति हैं कितने, 7.08 करोड़, ठीक है। तो ये डेटा भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी स्कीम है, अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या है, वो तो डेथ कवर वो भी कवर करती थी किसी भी रीजन के लिए। अब ये जो योजना है ये एक्सीडेंटल डेथ कवर तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ में डिसेबिलिटी भी कवर करेगी। अगर विकलांगता आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद में अगर कुछ विकलांगता हो जाता है तब भी इसको कवर करेगी, ठीक है ना। डिसेबिलिटी भी कवर करेगी, डेथ भी कवर करेगी, और डेथ में एक्सीडेंटल डेथ, ध्यान रखना। वो वाली जो स्कीम थी, इससे पहले वाली जो स्कीम थी जीवन ज्योति बीमा योजना, वो किसी भी डेथ को कवर कर रही थी। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री, भाई सुरक्षा किससे करेंगे, सुरक्षा एक्सीडेंट से ही करेंगे। याद देखो, मैं कैसे याद करता हूं, अगर मैं कंटेंट बनाता हूं या मैं जब याद करता था तो कैसे, अब जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो हमको सुरक्षा किससे चाहिए, एक्सीडेंट से ही तो नॉर्मल इन केस में चाहिए, ठीक है ना। तो एक जनरलाइज कर रहा हूं, चीजों को याद करने के लिए अपना अपना तरीका होता है, आप लोग कुछ और भी बना सकते हो। तो जब हमको सुरक्षा बीमा, सुरक्षा लेनी है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए, तो ये जो स्कीम है एक्सीडेंटल डेथ को कवर करेगी, और एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डिसेबिलिटी हो रही है तो उसको भी कवर करेगी। ध्यान रखना, सारी डेथ कवर नहीं करेगी। मैं बार बार अगर इस लाइन पे स्टैग कर रहा हूं और ये लाइन 3-4 बार 5 बार बोल रहा हूं, इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो भैया बेसिक डिफरेंस समझना आप लोग, ठीक है ना। एक्सीडेंटल डेथ कवर करेगी, कोई भी डेथ नहीं कवर करेगी, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना कोई भी डेथ कवर कर रही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये जो है डिसेबिलिटी भी कवर कर रही है, वो डिसेबिलिटी कवर नहीं कर रही थी। डिसेबिलिटी मतलब कि कुछ अगर विकलांगता आ जाती, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई अंग खराब हो जाता, टूट जाता, फूट जाता और दोबारा सही नहीं हो सकता, अगर आप लोग डिसेबल हो जाते हो, तो उस कंडीशन में भी ये जो है उसको कवरेज देगी। और इसमें कितने का कवरेज मिलेगा, 2 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। और पर्सन की जो एज है 18 से 70 साल तक की होनी चाहिए। लेस देन 2 रुपीज पर मंथ का इसका प्रीमियम होना चाहिए। इस स्कीम के फीचर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो ये स्कीम भी बस वही 1 ईयर कवर, 1 साल का कवर देती है ये, और साल 10 साल इसको हम लोग रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्कीम जो है वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। इस स्कीम का संचालन सामान्य बीमा कंपनियों यानी कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, और दूसरे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनके द्वारा ये जो है किया जाता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बैंक और पोस्ट ऑफिस में अगर अकाउंट है आप लोग तो इसको ले सकते हो, बट इसमें मतलब इस स्कीम के तहत में आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो वही, अगर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप लोग जो है, और 18 से 70 साल की आपकी उम्र है तो आप लोग पार्टिसिपेटिंग बैंक में जाके इस स्कीम के तहत में इनरोल करा सकते हो। इनरोलमेंट के टाइम पर आपसे ऑटो डेबिट का पूछा जाएगा। अगर ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ले लेते हो तो साल दर साल आपको अलग से रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीमियम है वो डेबिट हो जाया करेगा, वो मतलब जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाया
करेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अब सेम केस इसमें भी बन रहा है। अगर आपके पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट है, मल्टीपल पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो पर्सन है वो इस स्कीम को केवल एक बैंक या एक पोस्ट ऑफिस के जरिए ही ज्वाइन कर सकता है, सारे से नहीं कर सकता है। एनरोलमेंट पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 साल के लिए इसका एनरोलमेंट पीरियड होता है 1 जून से लेके 31 मई, 1 जून से लेके 31 मई तक इसका ये जो है ये पीरियड चलता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लो। प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो 20 रुपीज पर एनम पर मेंबर, 20 रुपीज पर एनम पर मेंबर इसका प्रीमियम है। ठीक है ना, प्रीमियम जो है 20 रुपए पर एनम, 1 साल के लिए 20 रुपए पर मेंबर ये लगता है, और ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से 1 इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट कर जाता है। अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या डेटा इसके लिए जारी किया गया है, 23 अप्रैल 2025 तक जो कुमुलेटिव, यानी कि कुमुलेटिव का मतलब कि पूरा का पूरा मतलब मिला के, ठीक है ना, तो 23 अप्रैल 2025 तक कुमुलेटिव एनरोलमेंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत में 51.06 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, जितना अमाउंट पे किया गया है इसके तहत में, तो 3121.2 करोड़ रुपए इसके तहत में पे किया गया है। नंबर ऑफ क्लेम्स की बात करें तो 1,57,155 नंबर ऑफ क्लेम सेटल किए गए हैं। 23 अप्रैल 2025 तक इस स्कीम के तहत में टोटल 23.87 करोड़ फीमेल एनरोलमेंट हुए। ये याद रखना, फीमेल का अलग से बताया गया है, तो फीमेल का अलग से पूछा भी जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, 23 अप्रैल 2025 तक टोटल 23.87 करोड़ फीमेल एनरोलमेंट हुए हैं इसमें, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में 17.12 करोड़ एनरोलमेंट हुए। मतलब कि वे अकाउंट, वे व्यक्ति जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है और उन लोगों ने भी इस स्कीम में अपने आप को इस स्कीम में एनरोलमेंट करा लिया, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं 17.12 करोड़। ठीक है ना, तो ये भी डेटा आप लोग याद रखना। वापस आते हैं अटल पेंशन योजना पर। देखो, गवर्नमेंट स्कीम में यहीं पे पूरा का पूरा करा दे रहा हूं, तो टाइम अगर मिलेगा तो सेपरेटली जब लोग हम लोग वहां पे पेड क्लासेस में अपने कराते हैं तो सेपरेटली करा देंगे, नहीं तो यहीं पे मैं करा दे रहा हूं बहुत अच्छे से, और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, देखो बेहतर तरीका पढ़ने का यही होता है कि वीडियो और पीडीएफ दोनों मिला के पढ़ो। मैं हमेशा से कहता हूं कि सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला है। जो लोग मंथली पीडीएफ वाला परचेस करते हैं वो थोड़ा सा कंटेंट क्या है कि सफिशियंट होता नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि सर मंथली पीडीएफ आप लोग लॉन्च कर दिया करो, तो मैं वो कर देता हूं। आइडियल सिचुएशन नहीं होता है कि वीडियो और पीडीएफ आप लोगों को दोनों मिला के भी पढ़ना होगा, तभी जाके चीजें आप लोगों को अच्छे से याद होंगी। ठीक है ना, तो पीडीएफ भी आप लोग इसकी जब पढ़ेंगे, अच्छा खास तौर से वो सारे क्वेश्चंस जिसमें मैं बोल देता हूं कि आप इसकी पीडीएफ पढ़ना, तो उसकी तो जरूरी पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो आते हैं अटल पेंशन योजना पे। तो अटल पेंशन योजना जो है यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, इंडियंस के लिए। अब ये देखो क्या होती है कि ये पेंशन देती है, ठीक है ना, ये पेंशन देती है, किसको देती है, जो गरीब लोग हैं या जो फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या फिर जो वर्कर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनको ये है पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे योजना और क्लियर होती जाएगी। इस रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान आम बोलचाल की भाषा में समझाऊंगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो भी लोग हैं उनका फ्यूचर कवर किया जा सके जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अटल पेंशन योजना जो है वो PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, यानी कि PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस योजना को जो है संचालित किया जाता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखना। अंडर दी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ एनपीएस, यानी कि एनपीएस के तहत में PFRDA के द्वारा ये स्कीम जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी बैंकों के जो अकाउंट होल्डर हैं जिनका एज ग्रुप 18 से 40 साल है, ये याद रखना, 18 to 40 ईयर्स। ठीक है ना, 18 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग वाले इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ऐड की गई है कि वो इनकम टैक्स पे ना करते हो, यानी कि नॉट इनकम टैक्स पेयर हो। इनकम टैक्स अगर पे कर रहे हो आप लोग तो फिर आप इस स्कीम के तहत में इनरोल नहीं कर सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हो, 18 से 40 साल तक की आपकी उम्र है, तो आप लोग जो है इसमें इनरोलमेंट कर सकते हो। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपको आगे पेंशन चल के मिलेगी, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज तो इसके तहत में गारंटीड मिनिमम पेंशन मिलेगी, गारंटीड मिनिमम पेंशन मिलेगी, और मंथली पेंशन मिलेगी वो 1,000 रुपए की होगी, 2,000 रुपए की होगी, 3,000 रुपए की होगी, 4,000 रुपए की होगी,
5,000 रुपए की होगी। और ये पेंशन तभी मिलेगी आपको जब आप 60 साल का एज क्रॉस कर जाएंगे। 60 साल तक आपको इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, अपना प्रीमियम वगैरह अपना जो पैसा है इसमें आपको जमा करते रहना है। उसके बाद में आपको 1,000 गारंटीड पेंशन मिलेगी। 1,000 रुपए की भी पेंशन मिल सकती है, 2,000 रुपए की भी पेंशन मिल सकती है, 3,000 की भी, 4,000 की भी, 5,000 की भी पेंशन आपको मंथली मिल सकती है। और ये चीज इस चीज पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इस स्कीम के तहत में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना आपका पेमेंट, आपका मंथली पेंशन जो है वो इस हिसाब से हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ स्कीम बेनिफिट, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखो मंथली पेंशन मिलेगी सब्सक्राइबर को, ठीक है ना, और उसके बाद में उसके स्पाउस को मिलेगी। मासिक पेंशन मिलेगी जो भी इस स्कीम के तहत में खुद को एनरोलमेंट कराया रहेगा। और उसके बाद में जो उसका स्पाउस है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, ठीक है ना, वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, स्पाउस को उसकी पेमेंट, उसके बाद में उसके जीवन साथी को, यानी कि जीवन साथी थोड़ा ज़्यादा ही कठिन वाली हिंदी हो गई, ठीक है ना, उसके स्पाउस को मिलेगी। और उसकी डेथ के बाद में, ठीक है ना, और उसकी डेथ के बाद में ग्राहक की 60 साल की आयु में संचित राशि जो है वो नामित व्यक्ति को जो है, मतलब जो नॉमिनी रहेगा उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। समझो आप लोग, जो भी सब्सक्राइबर है उसको मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में उसके स्पाउस को मिलेगी, डेथ वगैरह हो जा उसके बाद में पेंशन जो है उसके स्पाउस को मिलेगी। दोनों की अगर डेथ हो जा रही है, सब्सक्राइबर की और उसके स्पाउस की, दोनों की अगर डेथ हो जा रही है, तो जो भी उसका पेंशन का कॉर्पस वगैरह बचा रहेगा, ठीक है, वो जो है नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीज भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस ये बनता है कि इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है ना, समय से पहले असामयिक मृत्यु, ठीक है ना, समय से पहले अगर डेथ हो जा रही है, यानी कि 60 साल से पहले अगर डेथ हो जा रही है, तो इस कंडीशन में जो स्पाउस रहेगा वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है और 60 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जो भी बचा हुआ पीरियड है। और उसके बाद में फिर जो है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। 60 साल तक आप हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो जा रही है और चलाना चाह रहा है स्कीम को, तो जो भी स्पाउस रहेगा वो 60 साल तक अपना स्कीम चला सकता है। उसके बाद में जो उसके बेनिफिट्स हैं वो अपना ले सकता है, ठीक है ना। पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर इसमें पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना। और फीमेल कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम के तहत में अगर हम लोग बात करें तो इस स्कीम के तहत में जो भी इनरोलमेंट हुए हैं उसमें कुल महिलाओं की संख्या जो है लगभग 47% है। इस स्कीम के तहत में टोटल जितने इनरोलमेंट हुए हैं लगभग 47% जो है महिलाएं ही हैं इसमें। अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो 29 अप्रैल 2025 तक 7.66 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल ने इस स्कीम को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक्सीडेंटल डेथ कवर करेगा, कौन सा एक्सीडेंटल नहीं सारी डेथ को कवर करेगा, कौन सा स्कीम जो है वो डिसेबिलिटी का भी देगा, फायदा देगा, कवर देगा, वो सारी चीजें भैया आप लोग जो है याद रख लेना, याद रखना। क्वेश्चन वहां से बनेंगे और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन यहीं से बनता है। इंटरव्यू के लिए लोग बहुत सारे हाय तौबा मचाते रहते हैं कि सर इंटरव्यू को पढ़ा दो, इंटरव्यू का। भाई इंटरव्यू में पढ़ना ही कुछ नहीं होता है यार, जो आप साल भर पढ़े हो वही करना होता है। बाकी कुछ एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो तो अपने बैचेस में बताता रहता हूँ, इंटरव्यू का जो मैं कराता हूँ तो वहाँ पे तो मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोग याद रखना। अब अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं और जो टैक्स पेयर नहीं हैं, जो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ें मतलब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को समझने का कोशिश करना। सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई हैं और इन गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ भी मैं डाल दे रहा हूं वहां पे कोर्सेज में, तो वहां से जाके आप लोग भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द आरबीआईज डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, आज के लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आरबीआई का सर्कुलर वगैरह होता है ना, कई बार आरबीआई का सर्कुलर हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग उसके लिए हाय तौबा मत मचाया करो कि सर क्या हो गया सर्कुलर नहीं मिला। भाई सर्कुलर हम आपको या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में या तो वीडियो के फॉर्मेट में कराते रहते हैं, सारे सर्कुलर करने नहीं होते। मैं अपने हर क्लासेस में बताता हूं जो जरूरी है उतना ही करना होता है। कुछ एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा देते हैं, तो जो आरबीआई कहता है अलग से सेक्शन आता है वहां पे हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को समझना, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, वीडियो और पीडीएफ मिला के कंटेंट पूरा मिलेगा। आप कंज्यूम कितना कर पा रहे हो, याद कितना रख पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग जो है देखना। और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। आरबीआई का डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन आया हुआ है और उसी में से ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, तो अभी आगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ठीक है। क्लास आज की थोड़ा लंबी होने वाली है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलो। क्या बोला गया है? एज पर द आरबीआई डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, आरबीआई का एक डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन आया हुआ है 2025 का, उसमें से अभी कौन सा स्टेटमेंट सही है डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन के बारे में, ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। आरबीआई के डिजिटल लेंडिंग दिशा निर्देश 2025 के अनुसार रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन की रिपोर्टिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर इसका जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, इसको पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर जो है मैं इसको आसान करता हूँ आप लोगों के लिए चीज़ों को। द रिपोर्टिंग ऑफ डीएलएस, डीएलएस का मतलब डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। द रिपोर्टिंग ऑफ डीएलएस मस्ट बी डन थ्रू द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशनल फ्रॉम दी 13th ऑफ मई 2025। ठीक है ना, यानी कि डीएलए की रिपोर्टिंग यानी कि डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस की रिपोर्टिंग 13 मई 2025 से चालू होके मतलब जो है सीएमआईएस पोर्टल के जरिए की जाएगी, ये इससे संबंधित है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया है, आरबीआई के दिशा निर्देश है, अच्छा है। चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं, टेक्निकल चीज़ों के बारे में मतलब हम लोग बाद में मतलब चलेंगे। देखो सर्कुलर का क्वेश्चन है तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो चल पहले हम इसको एक आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या ये क्वेश्चन, बेसिकली पूछ क्या रहा है। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो जो डेटा है आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, अभी का जो सिचुएशन है उसमें जो डिजिटल लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब ग्रो कर रही है। और इसमें हो क्या रहा है, कोई चीज़ देखो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, हर चीज़ के अपने और फायदे नुकसान होते हैं। डिजिटल लेंडिंग अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो ये तो अच्छी बात है कि चलो डिजिटली सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इससे कुछ एक इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। क्या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि जो डिजिटल लेंडिंग कंपनीज हैं वो हिडन चार्जेस भी लगा दे रही हैं, ठीक है ना, अग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिसेस भी कर रही हैं। अगर उनको रिकवरी वगैरह कराना है उसका तो बहुत ही अग्रेसिवली उसकी रिकवरी वगैरह करा रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ में रातों रात खत्म हो जाने वाले ऐप्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा गया, फ्लाई बाय नाइट ऐप्स, ऐसे बहुत सारे ऐप लॉन्च कर दिए गए हैं कि जो रातों रात गायब कर दिए जा रहे हैं। मतलब कोई उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, हमको आपको पता ही नहीं है कि यार हम जहाँ से डिजिटल लेंडिंग कर रहे हैं क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके केवाईसी वगैरह करके, मतलब बहुत तरीके के फ्रॉड भी इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आसान करने के लिए ये जो दिशा निर्देश लाए गए हैं ये लाए गए हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, अब आरबीआई ने क्या किया इस गाइडलाइन के जरिए, आरबीआई ने ये कहा कि जितने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स हैं उनको जो मतलब कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा, आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा। मैं मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ और मैंने अपना कोई एक अपना डिजिटल लेंडिंग ऐप बनाया जहाँ से मैं डिजिटल लेंडिंग कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने मतलब कुछ भी कर लें, और ये सभी को बताना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द नेम ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ में अब इस तरीके की जब चीज़ें होने लगेंगी कि भाई ठीक है जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के बारे में आरबीआई को बताएंगे, तो जो बोरोवर्स हैं, जो उधारकर्ता हैं, जिनको ऋण लेना है, वो ये जांच पाएंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि भैया जो ऋण देने वाला ऐप है ये जो है वो लेजिटिमेट लेंडर है, वो कोई वैध ऋणदाता है, कोई, ठीक है ना, वो लेजिटिमेट लेंडर है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसने आरबीआई को अपनी रिपोर्टिंग वगैरह कर रखी है, कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, हमारा केवाईसी वाईसी करके सारी चीज़ें लेके हमारे साथ में भविष्य में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें बताई गई हैं। और इसके साथ साथ में जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जो है अपने इंटरफेस को रीडिजाइन करने के लिए बोला है आरबीआई ने, ठीक है। ये चीज़ भी बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आरबीआई का जो डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन है 2025 वाला, उसमें सभी बैंक और रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको अपने डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस का जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आरबीआई को देना है, और वो किस माध्यम से देना है, आरबीआई को तो देना है, किस तरीके से देना है, किस माध्यम से देना है, तो वो जो देना है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सीआईएमएस पोर्टल के तहत में। सीआईएमएस का फुल फॉर्म याद रख लेना,
एक नंबर का क्वेश्चन पीओए क्लर्क में से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन सीआईएमएस पोर्टल। तो आपको आई का मतलब फिर इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग करना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब सर्कुलर के बारे में क्या, सर्कुलर से संबंधित कुछ एक डेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो सीआईएमएस पोर्टल जो है रिपोर्टिंग के लिए वो 13 मई 2025 से लाइव हो चुका है, ठीक है ना। अब रिपोर्टिंग इनको करनी है तो पोर्टल को लाइव भी तो करना होगा। तो सीआईएमएस पोर्टल जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए अपने डीएलएस को आरबीआई को इन्फॉर्म करने के लिए 13 मई 2025 से लाइव कर दिया गया है, ठीक है ना। रेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं वो अपने डीएलएस से रिलेटेड जो इनिशियल डेटा है उसको 15 जून 2025 तक जो है वो अपलोड कर सकती है। ये डेट भी याद रखना, सभी रेगुलेटेड एंटिटीज 15 जून 2025 तक अपना इनिशियल डेटा डीएलए से संबंधित उसको अपलोड करना ही करना होगा। तो ये दोनों डेडलाइन आप लोग याद रखना, ठीक है। अब इसके साथ साथ में बोरोवर्स की हेल्प करने के लिए, जो ऋण उधार करता है उनकी हेल्प करने के लिए आरबीआई जो है वो एक लिस्ट पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पर जो कि डीएलएस की होगी। जो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस होंगे उनकी एक लिस्ट जो है आरबीआई अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, जिससे कि जो बोरोवर्स हैं उनको थोड़ा सा भरोसा हो जाए, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई ये आरबीआई के द्वारा लिस्ट की गई डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन है, ये सही है, यहाँ से हम लोग जो है अपना लेंडिंग पेंडिंग जो है वो सारा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, चीज़ें को मैं बहुत ज़्यादा आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको समझना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई मेरे मुरारी बापू की कथा की तरीके से मत सुनना, थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द 7 मई 2025 which organization was officially recognized by the RBI as a self-regulatory organization for financial market। very important question for exam point of view, बहुत ही ज़्यादा important question एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं पिछले कई क्लासेस में बता चुका हूं, पिछले कई क्लासेस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आज थोड़ा सा और उससे आगे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को और बताऊंगा, तो समझो आप लोग इस चीज को, ठीक है। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भैया क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो 7 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस संगठन को वित्तीय बाजारों के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया होगा, और आसान करता हूं, क्वेश्चन अभी भी समझ में आया होगा और आसान करता हूं मैं चीजों को। देखो क्या कह रहा है ये कि आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की हुई है समय समय पे, ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइन जारी की। अब पहले तो ये जान लो कि मतलब पिछले साल ही गाइडलाइन जारी किया हुआ था। पहले तो ये जानो कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये मैं बाद में बताता हूं, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। आरबीआई ने अभी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंशियल मार्केट का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया हुआ है। कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये पूछा गया है। इस बात को, इस टर्म को ध्यान रखना, फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट आप लोग याद रखना, वित्तीय बाजार, मतलब कि फिनेंशियल मार्केट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा। फिनेंशियल मार्केट, बार बार बोल रहा हूं, सुनना, अभी चीजें क्लियर करूंगा, अभी एकदम मक्खन जैसी चीजें आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। आंसर इसका पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को इसकी गहराइयों में लेके चलता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि भैया क्या कहा जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने के लिए, फिनेंशियल मार्केट के लिए, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखना। आप समझो थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो, फिर से समझो, कई बार बताया हूं लेकिन फिर से समझा रहा हूं। देखो आरबीआई के पास में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, हमेशा देखते हो कि दबा दब वो आरबीआई अपना डायरेक्शन वगैरह निकालता है, और सारे बैंकिंग सेक्टर को, सारा जो इससे आरबीआई से रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं उसको, आरबीआई को उन सब के लिए गाइडलाइन निकालना, उसका पालन करवाना, अगर पालन नहीं हो रहा तो पेनल्टी लगाना, बहुत सारे काम जो है आरबीआई को करना पड़ता है। तो आरबीआई का क्या हो जाता है भैया, हालत हो जाती है खराब, ठीक है ना। किसी भी एक इंसान को जरूरत से कहीं ज्यादा काम दे दोगे तो आदमी पगला ही जाएगा ना भाई। तो आरबीआई की सिचुएशन वही होता है। तो आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर सेक्टर के लिए, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई है, ठीक है ना, हर सेक्टर के लिए है, तो आगे वो मैं बताऊंगा। तो आरबीआई ने क्या बोला कि हर सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके एक अपना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना लें। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं समझ में आएगा, वो मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर ले रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम
50 बैंकें हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो किसी कोई भी डेटा ये मतलब ऑथेंटिक नहीं, इसको सीरियसली लेना मत, जस्ट फॉर टू मेक द थिंग्स इजी, ठीक है ना, इसीलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। 50 बैंकें हैं, अब आरबीआई पूरा दिशा निर्देश लगाया, 50 के 50 बैंक उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत होता है, हर एक बैंक का कौन इतना मॉनिटरिंग कैसा उसकी सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आरबीआई ने सजेस्ट किया कि भैया 50 आप जो बैंकें हैं मिलके आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, और आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है आप अपने दिशा निर्देश बनाओ, और वो जो दिशा निर्देश आप अपने लिए बनाओ वो इस हिसाब से बनाओ कि हमने जो डायरेक्शन जारी किया हुआ उसको ध्यान में रखते हुए बनाओ। हमने मतलब आरबीआई ने 50 बैंक मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि इन 50 बैंकों का रेगुलेटरी सुपरविजन करे, इन पे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है वो ले, इन पे अगर कोई पेनल्टी लगानी है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और ये जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाएगा ये आरबीआई के पुराने आरबीआई के डायरेक्शंस को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो जब ये 50 लोग मिलकर अपने नियम कानून बनाएंगे तो 50 के लोगों को इसको पालन करना ही होगा, और आरबीआई को फिर इन 50 से बात करने की जरूरत नहीं, 1 to 1 एक ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट हो जाएगा, 50 लोगों का एक संगठन, 50 बैंकों का एक संगठन, एक मतलब एक ग्रुप बना लिया गया, और आरबीआई इनसे बात करके सारा का सारा काम कर लेगा, तो आरबीआई का काम आसान हो जाएगा। तो ये होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये खुद मिलकर अपने लिए नियम कानून बनाएंगे तो उसका पालन भी करना इनको मैंडेटरी हो जाएगा, और अच्छे नियम्स भी बनाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं उस पर भी ये लोग काम करेंगे, वो भी आरबीआई को सुझाव दे सकते हैं ये लोग, तो वो भी आरबीआई के लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से काम करता है। हर सेक्टर के लिए अलग अलग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आगे और डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करोगे और क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा। तो जितनी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने आपको समझाया, उतनी चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी बेसिस पर है। जैसे 50 बैंकें हैं, 50 बैंक मिलकर अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और इसमें से किसी 10 बैंक का मन नहीं कर रहा है कि भाई मुझे नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे आपकी बातें नहीं माननी, तो ठीक है मत मानो, वॉलंटरी बेसिस पर होता है। लेकिन जनरली लोग जो है मान ही जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन अपना दे देते हैं, लेकिन ये आरबीआई के द्वारा वॉलंटरी बेसिस पर किया गया है, ठीक है। तो ये समझो आप लोग कि आरबीआई ने फाइनेंशियल मार्केट के लिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको जो है एसआरओ बना दिया आरबीआई ने फाइनेंशियल मार्केट के लिए। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। एसआरओ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स पे क्या मसाला मैं आप लोगों के लिए लेके और आया हूं वो समझाते हैं, ठीक है ना। एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियरिटी आ गई। अब जो भी चीजें बताऊंगा फटाफट आपके दिमाग में घुसती चली जाएगी, ठीक है ना। देखो 7 मई 2025 को आरबीआई ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया फिम्डा को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फाइनेंशियल मार्केट के लिए, ठीक है ना। अब फिम्डा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये नाम याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। 7 मई 2025 को आरबीआई ने फाइनेंशियल मार्केट के लिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के लिए ये चीज भी आप लोग याद रखना, और ये जो भी है अपने मतलब आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत में ही ये काम करेगा, ठीक है ना। फिम्डा की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है भैया 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक ना। अब ये वॉलंटरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मैंने बताया ना कि एक स्वैच्छिक उद्योग संघ है, वॉलंटरी, जिसको चाहे इसमें पार्टिसिपेट करे ना करे, ठीक है ना। अब ये रिप्रेजेंट करता है बोर्ड ऑफ एक्सपेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें बताई गई हैं कि ये एक वॉलंटरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो है लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाएगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आ जाएंगे, प्राइमरी डीलर्स आ जाएगा, अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। ये चीजें आ जाएंगी। अब ये लोग जो है ये एक संस्थान है इन सारे लोगों का, और ये जो है फाइनेंशियल मार्केट को जो है मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब ये काम क्या क्या करता है, अब ये चीजें भी पढ़ लो आप लोग। सर्विंग एज द कैलकुलेशन एजेंट ऑफ द डेली वैल्यूएशन, ठीक है ना। ये इसके काम आप लोग पढ़ लो, ये काम उतना ज़्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वही सारी चीज़ें पीडीएफ में दे दूंगा, एक बार आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। वो चीज़ें हो गई। अब ये देखो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाया था अभी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं, ठीक है। तो समझ एक बार मतलब जल्दी से मैं इसको भी कवर कर देता हूँ, लिखा वही गया है जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, पहली चीज़ तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होती है। एक मिनट रुकना आप लोग, पेन में मेरे कुछ इशू आ रहा है क्या, हाँ ठीक है ना। ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी,
क्या हो गया यार, ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं अलग अलग से। मैंने बताया ना कि अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट के लिए अलग एसआरओ होगा, फिनटेक सेक्टर के लिए फिनटेक कंपनीज के अलग एसआरओ होगा। तो इस तरीके से ये एसआरओ बनाए जाते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाए जाते हैं? टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ये एसआरओ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, ठीक है। ये एसोसिएशन ही है बेसिकली, जो कि इंडस्ट्री प्लेयर के द्वारा ये बनाया जाता है। वही सारी चीज़ में बताई गई है। अब एसआरओ जो है टिपिकली करता क्या है, एसआरओ के काम थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एसआरओ क्या करता है? एसआरओ जो है कोड ऑफ कंडक्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता है, ठीक ना। उसको तैयार करता है कि किसी भी इंडस्ट्री का क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का है या किसी और सेक्टर का, तो उसमें क्या और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाएं। तो वो जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसको फ्रेम करता है, ठीक है ना। जो सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको ये डिजाइन करता है, उसके बारे में ये उसको ये फ्रेम करता है, उसके बारे में जानकारी ये अवेलेबल कराता है आरबीआई को। ठीक है, चलो वापस आते हैं। और एसआरओ क्या करता है? जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उसका ऑडिट और इंस्पेक्शन करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में क्या करता है? जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी कंप्लेन को, उनके कस्टमर्स ग्राहक मतलब जो भी इसके मेंबर होते हैं उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो काम होता है, सबसे ज्यादा बड़ा काम जो अभी आपको मैंने समझाया था, इंडस्ट्री और रेगुलेटर के बीच में ब्रिज का काम करता है। यानी कि आरबीआई और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बीच में ब्रिज का काम करता है। आरबीआई को सारे बैंकों से बात करने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सेक्टर का जो एसआरओ है उससे बात कर लेगा आरबीआई, काम हो गया। तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम ये करता है, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब आते हैं भैया सर्कुलर वाले पार्ट पे, ठीक है ना। अब फिर से समय आ गया है कि यहाँ कान नाक गला गुर्दा फेफड़ा कुर्दा किडनी जो भी है खोल लो, याद करो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगस्त 2024 में फाइनेंशियल मार्केट के एसआरओ के लिए आरबीआई का एक सर्कुलर आया हुआ था। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई हैं ये जान लो आप लोग, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भैया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एसआरओ इन फाइनेंशियल मार्केट एज पर आरबीआई अगस्त 2024 सर्कुलर। अगस्त 2024 में जो आरबीआई का सर्कुलर आया हुआ था, उस सर्कुलर के हिसाब से सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये जान लो। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, सुनना, एक एक चीज को ध्यान से बिठा लेना, नोट वगैरह बनाते हो तो नोट कर लेना आप लोग इसको, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है कि जो भी एसआरओ होगा वो पहली चीज तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगा और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगा और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत में ये जो है ये रजिस्टर्ड होगा। ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मिनिमम नेटवर्थ उसकी 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ उसकी 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ये याद रखो, ठीक है ना। और ये जो एसआरओ होगा ये भी पॉइंट याद रखो, सारा का सारा आरबीआई के सर्कुलर से डेटा उठा के ला के दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो सुन लेना भाई मेरे, याद कर लेना। जो भी एसआरओ होगा, जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस के मेंबर होंगे, तो कोई भी एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, उसके पास में शेयर कैपिटल का 10% से ज्यादा, 10% या इससे ज्यादा का हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रभाव जो है उस पर न डाल पाए, उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए उसको अपनी शेयर पूंजी, उसका जो अपना कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, 10% या उससे अधिक नहीं रख सकता है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे 4 लोग मिलकर हम लोग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर अकेला बंदा हूं तो मैं अपनी पूंजी जो है, अपना जो इसमें होल्डिंग्स है, शेयर कैपिटल जो है, वो जो है 10% है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इससे कम ही रखना होगा, जिससे कि हमारा इन्फ्लुएंस ना रहे। अगर भाई मेजोरिटी स्टेक मेरे पास में आ गया, मेजोरिटी शेयर कैपिटल आ गया, तो फिर तो हम अपनी मनमानी में करूंगा ना भाई, तो वो भी बचाना है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। और जो इसका गवर्निंग बॉडी होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी कि नॉट फ्रॉम मेंबर फर्म। यानी कि जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होगा, उसका जो मतलब जो बोर्ड होगा
ठीक है ना। बोर्ड का 1/3% जो है वो एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 1/3 लोग, 1/3% जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी कि जो मेंबर फर्म्स हैं उसके नहीं होने चाहिए। इसका जो भी बोर्ड बनेगा, इस बोर्ड में जितने भी लोग रहेंगे उसमें उसका कम से कम 1/3% जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि फर्म के मेंबर नहीं होंगे वो, मतलब कि मान लो कि हमने टोटल 90 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 90 हमारे मेंबर वो है एक एसआरओ में, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1/3 मेंबर, यानी कि 90 का 1/3 30 मेंबर, तो जो 30 मेंबर है वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि वो 30 मेंबर ऐसे होंगे जो कि 90 में से नहीं हैं, इनसे बाहर के हैं, नॉट फ्रॉम द मेंबर फर्म, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखना। मेंबरशिप इज वॉलंटरी, नो वन फोर्स टू ज्वाइन। बताया ना कि एसआरओ में पार्टिसिपेशन का जो मेंबरशिप है वो सदस्यता जो उसकी स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। जरूरी नहीं कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर का कोई एसआरओ बन रहा है तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के सारे लोगों को ज्वाइन ही करना है, नहीं, वॉलंटरी है ये, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और जो एसआरओ है उसके पास में स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, और ऑडिट वगैरह कराने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ऑडिट वगैरह भी करा सके, ठीक है ना। मेंबर्स के जो है, उसके जो मेंबर्स हैं उसकी देखभाल अच्छे से कर सके, ओवरसीज कर सके, उनको देखभाल कर सके, उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और जो ये एसआरओ होगा वो आरबीआई की निगरानी में काम करेगा हमेशा। मैंने बताया ना कि आरबीआई के दिशा निर्देश का ही ये इंप्लीमेंट कराएगा और अपने सुझाव देगा, और अपने खुद के भी बना सकता है नियम, लेकिन अपने खुद के जो नियम बनाएगा वो आरबीआई के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एसआरओ जो है वो आरबीआई की निगरानी में होगा और उसे आरबीआई के निर्देशों का, आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, आरबीआई के जो कंडीशंस हैं उसको पालन करना होगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में शुड हैव ए डाइवर्स मिक्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। सभी सेक्टर के लोग जो है इसमें होने चाहिए। जैसे एमएसएमईज के लिए अगर मान लो कोई एसआरओ बन रहा है तो उसमें फिर स्मॉल सेक्टर के, मीडियम सेक्टर के, लार्ज सेक्टर के सारे सेक्टर के जो है उसमें मेंबर होने चाहिए। इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्या कंपनीज एक्ट आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो वो भी मैं अपने कंटेंट में ऐड ऑन कर चुका हूं, वो भी आप लोगों को मिलेगा धीरे धीरे, और भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 जो है वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो जो बात करता है वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब कि वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनियों के गठन वगैरह के बारे में वो बात करता है, ठीक है ना। अब ये समझो, जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है वो अलाउ करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी को फॉर्म कर सके इंडिया में, और जो है वो चैरिटेबल और पब्लिक बेनिफिट ऑब्जेक्टिव को प्रमोट कर सकें, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट कंपनी को ही हम लोग जो है सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से किसको हम लोग जो है नॉन प्रॉफिट कंपनी कहते हैं और ऑप्शन दे दिया गया सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 7 कंपनी, सेक्शन 9 कंपनी, तो आपको आंसर लगाना होगा सेक्शन 8 कंपनीज, समझना आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएंगी, ठीक है ना। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए, सेक्शन 8 कंपनीज बनाने के लिए एटलीस्ट दो, अच्छा प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है ना, समझो आप लोग, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स और 7 इंडिविजुअल्स फॉर पब्लिक, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए 2 इंडिविजुअल्स उसमें कम से कम होने चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक मिनट, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, और आसान करता हूं आप लोगों के लिए। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ देखो क्या है ना कि, एक सेकंड भाई, आजा पेन आजा राजा, क्या कर रहा है, चलो भैया चलो। अब आते हैं पेन पे, सिलेक्ट करते हैं बढ़िया सा कलर। चलो, क्या कह रहा है, सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको बनानी है तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल उसमें होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी बनानी, पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो आपको उसमें कम से कम 7 इंडिविजुअल कंपनीज होनी चाहिए, ठीक है ना। विलिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर और प्रमोटर्स, जो कि उसके डायरेक्टर या प्रमोटर के रूप में काम करेंगे, ये चीज भी आप लोग याद रख लो। और कंपनी का एक चीजें स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि ये कंपनी जो है चैरिटेबल वर्क करेगी या फिर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी, या तो फिर चैरिटेबल काम करेगी या फिर जो कोई सार्वजनिक हित से जुड़ा मुद्दा है उसके लिए काम करेगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में
ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से इसको लाइसेंस लेना है और फॉर्म INC 12 का यूज करते हुए, जिसमें कि ये दिखाया जाएगा कि ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सबको फिल कर रहा है, ठीक है ना। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए फॉर्म INC 12 का उपयोग करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और इसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सबको फुलफिल करना मैंडेटरी होगा। तो ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, ये चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है की फीचर ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है समझना। इतना बढ़िया और अच्छा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है, तो याद करना, इसको सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करना, PDF भी पढ़ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सेक्शन 8 कंपनीज के फीचर्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो पर्पस क्या है बताया ना, इसका पर्पस क्या होगा, तो ये जो होगा चैरिटेबल या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए कंपनी फॉर्म की जाएगी, और अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये फॉर्म नहीं की जाएंगी कंपनी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये कंपनी नहीं फॉर्म की जाएंगी, या तो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी अच्छे सोशल कॉज के को प्रमोट करने के लिए ये फॉर्म की जाएंगी। प्रॉफिट यूजेस का अगर हम लोग बात करें, प्रॉफिट अर्न करना इसका मकसद नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि कुछ भी प्रॉफिट अर्न होता है, कुछ एक एक्टिविटी, आप कंपनीज एक्ट का और डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें वहां पे नहीं जा रहा हूं, जितना जरूरी उतना मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि अगर कुछ भी प्रॉफिट अगर इससे हो रहा है, ठीक है ना, तो उस प्रॉफिट को इसी कंपनी की एक्टिविटीज में रीइन्वेस्ट कर देना है, ठीक है ना। नो डिविडेंड कैन बी पेड फॉर टू द मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उनको लाभांश नहीं दिया जाएगा, वो उस प्रॉफिट को इसी कंपनी की एक्टिविटीज में रीइन्वेस्ट कर देना है। लीगल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बताया अभी आपको ना कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बनाई जाएंगी, ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के रूप में, कंपनी के रूप में इसको फॉर्म किया जा सकता है, और ये जब इसकी फाइलिंग की जाएगी तो इसमें ये मेंशन करना होगा कि दिस इज ए सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना। कैन बी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड बट मस्ट इंक्लूड द वर्ड सेक्शन 8 कंपनी इन फाइलिंग्स, ठीक है ना, नॉट नेसेसरी इन द नेम्स। नाम में जैसे कोई कंपनी में बना रहा हूं, जैसे मैंने बना लिया अपनी कोई कंपनी परीक्षार्थी इंटरप्राइजेस, सेक्शन 8 कंपनी के तहत में मैं इसको रजिस्टर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, या परीक्षार्थी इंटरप्राइजेस नहीं, इंटरप्राइजेस तो होगा ही नहीं, ये मेरी दिस इज माय फॉल्ट। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बना रहा हूं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में बना रहा हूं, जैसे मैंने बनाया कि परीक्षार्थी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे परीक्षार्थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम दे सकता हूं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर फाइलिंग होगी, जहां पर डिटेलिंग्स जाएंगी, जहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वहां पे हमको इस तरीके से लिखना होगा कि परीक्षार्थी पब्लिक लिमिटेड ए सेक्शन 8 कंपनी, ये कहना, ये इस चीज का कहने का मतलब है, परीक्षार्थी पब्लिक लिमिटेड कॉमा ए सेक्शन 8 कंपनी, एक सेक्शन 8 के तहत में कंपनी, जिससे कि इसका उद्देश्य जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखना। लाइसेंस रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वही लाइसेंस भी आपको इसको इसके लिए लेना ही है। टैक्स बेनिफिट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी किसी केस में टैक्स बेनिफिट जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहीं पे कोई डाउट होता है PDF आप लोग इसकी पढ़िएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, यहीं पे मैं सारी चीज़ें आसान कर दे रहा हूँ, फिर भी PDF पढ़ना जरूरी होता है, तो आप लोग पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़े तो इसमें बोला गया इन मई 2025 व्हिच कंट्री इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद बिनेंस पे एंड डिजिटल कीडू बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, मई 2025 में किस देश ने बिनेंस पे और डिजिटल कीडू बैंक के सहयोग से दुनिया की, याद रखना इस लाइन को सुनना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है, ठीक है ना। तो मई 2025 में किस देश ने बिनेंस पे और डिजिटल कीडू के बैंक के सहयोग से दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहा है बिनेंस पे और डिजिटल कीडू बैंक के साथ कोलैबोरेशन में। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो उत्तर हो जाएगा भूटान।
भूटान जो है वो बिनेंस पे और डिजिटल कीडू बैंक इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। ठीक है ना। अब क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर फिर पेमेंट वगैरह जो है मतलब वो ली जाएंगी। ठीक है ना। तो ये डिटेल आप लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है ना। भूटान हैज द, ठीक है, भूटान जो है वो दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो कि एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो लॉन्च किया जा रहा है बिनेंस पे और डिजिटल कीडू बैंक के द्वारा ये पार्टनरशिप में ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना। और ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि जिससे कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके जो है टूरिस्ट वगैरह जो है वो अपने पेमेंट वगैरह कर सकें, कैशलेस एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए ये किया जा रहा है। ठीक है ना। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो 300 डिजिटल करेंसीज को जो है वो उसके साथ एक कंपेटेबल है, मतलब कि 300 डिजिटल करेंसीज में इसके तहत में पेमेंट वगैरह किया जा सकता है। उसमें कौन कौन सी है, बिनेंस कॉइन भी है, बिटकॉइन भी है, यूएसडी कॉइन्स भी हैं, ये सारे जो हैं इसमें है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूटान इंपॉर्टेंट है, बस इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2025 which Japanese bank signed a definitive agreement to acquire 20% stake in Yes Bank, marking the largest ever foreign investment in the Indian banking sector। क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, और बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। समझते हैं इसको एक एक करके, इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या बोला गया है कि अप्रैल 2025 में किस जापानी बैंक ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। क्वेश्चन अच्छा है, इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसका आंसर हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग जो है चीजों को समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसएमबीसी, एसएमबीसी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। ये जो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, ये एक जापानी बैंक है, जापानीज बैंक है, जो कि यस बैंक में 20% का स्टेक जो है वो हासिल करने जा रहा है। और ये जो स्टेक हासिल करने जा रहा है, ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर का लार्जेस्ट एवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अब तक इससे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। तो ये सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, ये जो है यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी जो है वो हासिल करने जा रहा है। ये चीज आप लोग याद रखना। वापस आते हैं, इसके पीछे का कुछ कहानी है वो समझते हैं। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं मैं आपको चीजें समझाने के लिए। मार्च 2020 में अगर हम लोग चलें तो मार्च 2020 में आरबीआई ने जो यस बैंक का डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है ना, आरबीआई ने मार्च 2020 में यस बैंक का जो बोर्ड था उसको जो है डिसॉल्व कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था, और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट कर दिया था। ठीक है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था। 2020 में एक्सिस यस बैंक पे कुछ एक क्राइसिस वगैरह चल रहा था, आपने सही समय पर था नहीं, कुछ इस पे एलिगेशंस वगैरह लगे हुए थे, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पर आरबीआई ने इसका जो यस बैंक का बोर्ड था उसको डिसॉल्व कर दिया था और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था। ठीक है ना। अब बैंक जो है, बैंक तो खराब सिचुएशन में चल रहा था, तो बैंक को स्टेबलाइज करने के लिए, बैंक को स्टेबल करने के लिए 7 लेंडर्स के समूह ने, जो कि 7 लेंडर का जो समूह था वो एसबीआई के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसने यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया हुआ था। समझो, मार्च 2020 में यस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, एलिगेशंस लग रहे थे, अच्छे से हिसाब किताब इसका सही नहीं चल रहा था। अब एलिगेशन क्या था, उसके राणा वाणा जी का जो क्या मैटर, उधर नहीं जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो उस समय पर आरबीआई ने इस पे करेक्टिव एक्शन लिया और इसका जो बैंक का, यस बैंक का जो बोर्ड था उसको डिसॉल्व कर दिया। उसको डिसॉल्व करने के बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, क्योंकि बैंक की माली हालत सही नहीं थी, बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 7 बैंकों ने, 7 लेंडर्स के समूह ने इस यस बैंक में 10,000 रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया। और 10,000 रुपए का जब कैपिटल इन्फ्यूज किया तो इन 7 बैंकों को कुछ ना कुछ हिस्सेदारी दी गई, इन 7 बैंकों को कुछ ना कुछ हिस्सेदारी दी गई। ठीक है ना। अब जो हिस्सेदारी दी गई वही हिस्सेदारी है जो जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है वो खरीदने जा रहा है। अभी जो बैंकें हैं, जैसे एसबीआई को जो हिस्सेदारी मिली थी, अभी कौन कौन सी 7 बैंकें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उनको सबको जो हिस्सेदारी मिली हुई थी तो वो सब अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे इसको, और अपने आप को, अपना शेयर जो है इस बैंक में डाइवेस्ट कर लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, कम कर लेंगे अपना जो, उनका जो शेयर है उसको डाइवेस्ट कर लेंगे, अपना
वो निकाल के अपना शेयर होल्डिंग्स उसमें कम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इसमें कुछ भी नहीं है। पिछला बैकग्राउंड समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान है आप लोगों के लिए। अब बस डेटा का खेल है, डेटा आप लोग याद कर लो। तो ये जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, जो कि सब्सिडरी है सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की जापान की, और जापान की सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी है। इसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 20% स्टेक हासिल करने का इंडिया की येस बैंक में, ठीक है ना। और ये जो 20% स्टेक लेगा ये 13,483 करोड़ रुपए में, 20% का स्टेक 13,483 करोड़ रुपए में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.58 बिलियन यूएसडी में ये लेगा, ठीक है ना। और ये डील होने के बाद में ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी डील होने वाली है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला, इससे पहले कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया नहीं था, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लेना। अब इस एक्विजिशन की जो की हाइलाइट्स उसको हम लोग जान लेते हैं। 20% का इक्विटी हासिल करने जा रहा है यस बैंक में, ठीक है ना, जो भी एग्रीमेंट हुआ है। अब इसमें ये जानो, अब ये जानो, मैंने बताया ना कि 7 बैंकों का कंसोर्टियम था एसबीआई की लीडरशिप में, जिन्होंने कि 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था 2020 में इस यस बैंक में। सबकी हिस्सेदारी हो गई थी। अब जो सबकी हिस्सेदारी थी वो हिस्सेदारी डाइवेस्ट की जा रही है उन बैंकों के द्वारा। अब वही कहानी यहाँ पे बताई गई, समझ लो आप लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना 13.13% स्टेक डाइवेस्ट करेगा यस बैंक में, और इसको बेच देगा 8,889 करोड़ रुपए में। और जो दूसरी बैंकें हैं, दूसरी और जो बाकी 6 बैंकें हैं, वो अपना 6.81% स्टेक डाइवेस्ट करेंगे। और बाकी की बैंकें कौन सी हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक, ठीक है ना। ये सारी, ठीक है ना, ये सारी बैंकें थी। 7 बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी चीजें मिलाकर इन लोगों ने जो अपना पैसा उस समय यहाँ पे लगाया हुआ था, ये ओवरऑल मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेले अपना 13.19% स्टेक डाइवेस्ट कर रहा है 8,889 करोड़ रुपए में। बाकी की ये बैंकें मिलाकर अपना 6.81% स्टेक डाइवेस्ट कर रही है 4,594 करोड़ रुपए में। बस इतना इसमें याद रखना, कहानी खत्म होती है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब लेटेस्ट डेटा आप लोग जान लो, लेटेस्ट डेटा आप लोग जान लो क्या है। मई 2025 तक इस बैंक में किस किस बैंक की कितनी कितनी हिस्सेदारी, याद ही करना है, इसको एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं। एचडीएफसी बैंक की, अच्छा ये जो हिस्सेदारी है इस बैंक की, एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी इस बैंक में 2.75%, आईसीआईसीआई बैंक की इस बैंक में हिस्सेदारी 2.39%, कोटक महिंद्रा बैंक की इस बैंक में हिस्सेदारी 1.21%, एक्सिस बैंक की इस बैंक में हिस्सेदारी 1.01%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इसमें हिस्सेदारी 0.92%, फेडरल बैंक की इस बैंक में हिस्सेदारी 0.76%, बंधन बैंक की इस बैंक में हिस्सेदारी 0.70%। बस, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, याद कर लो, पीडीएफ पढ़ लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कलेक्टिव नेट प्रॉफिट रिकॉर्डेड बाय इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मेकिंग ए इंक्रीज ऑफ 26% ओवर द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दर्ज किया गया सामूहिक शुद्ध लाभ क्या था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनो आप। हुआ क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं उनका कलेक्टिव नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना रहा, ये इसने पूछा गया है। और ये बताया गया है कि जो कि पिछले साल की तुलना में 26% का इंक्रीज है, ठीक है ना, ये इसमें बताया गया है। तो क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज आप लोग सुनो आप लोग, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। अब वो कितना नेट प्रॉफिट रहा जिसकी वैल्यू 26% जो बढ़ा हुआ है वो इसमें पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.78 ट्रिलियन, ठीक है ना, 1.78 ट्रिलियन, ठीक है, ये आप लोग याद रखो। वित्त वर्ष 2024-25 में जो भी इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक का कलेक्टिव नेट प्रॉफिट था वो 7.18 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि पिछली साल की तुलना में 26% ज्यादा था। ये चीज इसमें बताया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ एक डेटा की तरफ हम लोग चलते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि इसमें और क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने एक हिस्टोरिकल माइल स्टोन अचीव किया हुआ है, और उनका जो नेट प्रॉफिट है, रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट, वो कितना रहा, 1.78 ट्रिलियन रुपीस रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 26% बढ़ गया। और पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर्स में ये कितना था, 1.41 ट्रिलियन था। 1.41 ट्रिलियन से 26% बढ़कर इंडिया की पब्लिक सेक्टर बैंक का कलेक्टिव प्रॉफिट 1.78 ट्रिलियन हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। एक लाइन में अगर इसको समराइज करें तो ये आप लोग जान लो, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। आगे अगर हम लोग बात करें
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दर्ज कर रहा है, ठीक ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले जो है 70,901 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया हुआ फाइनेंशियल ईयर 25 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका जो प्रॉफिट था वो 61,077 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 24 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 25 में 16% का इंक्रीजमेंट हुआ है। या फिर इस तरीके से हम लोग कहें कि 61,077 करोड़ रुपए से 70,901 करोड़ रुपए होने में 16% का इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है, सारी चीजें आप लोगों को याद करना। अगला चीज अगर उसमें और याद करने वाला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा टोटल जितना प्रॉफिट गेन किया गया था उसका अकेले 40% प्रॉफिट एसबीआई ने दिया हुआ है। ये लाइन भी आप लोग याद रखना, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ, पंजाब नेशनल बैंक की परसेंटेज ग्रोथ प्रॉफिट में 102% की रही, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो 102% बढ़ा और ये बढ़कर कितना हो गया, 16,630 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पंजाब नेशनल बैंक को हो गया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक का जो नेट प्रॉफिट है 71% बढ़ा और ये बढ़ के 1,016 करोड़ रुपए हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट वो 48.4% इंक्रीज हुआ और ये बढ़कर 3,785 करोड़ रुपए हो गया। यूको बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो 47.8% इंक्रीज हुआ और ये बढ़कर 2,445 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट जो है वो 45.9% बढ़ गया और ये बढ़कर 9,219 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़कर नेट प्रॉफिट जो है 36.1% बढ़ा और ये बढ़कर 5,520 करोड़ रुपए हो गया। इंडियन बैंक का नेट प्रॉफिट 35.4% बढ़ा और ये बढ़कर 10,918 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है ना। सारा का सारा डेटा पीडीएफ में है, पढ़ लेना, याद कर लेना और यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, डेटा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ एक डेटा और इसमें दिया गया है, अब ये डेटा तो नहीं है, ये बताया गया है इसमें कि ये जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं इनका जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हो रहा है, ये जो इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे सरकार ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई हुई थी, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन किए हुए थे, जिस वजह से ये जो बैंकें हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पिछले सालों में जाओ, थोड़ा सा 7-8-9 साल पहले जाओ तो बैंकें हमेशा लॉस में रहती थी, उनका एनपीए बढ़ता जाता था, बढ़ता ही रहता था। तो उसको सबको कम करने के लिए सरकार ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई, डिफरेंट टाइम पर उसमें जो है कैपिटल इन्फ्यूजन किया, डिफरेंट तरीके से उनको सपोर्ट किया। तो क्या एक मेन रीजन रहा इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के अच्छे परफॉर्मेंस का, उसमें से कुछ एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये याद रखो। तो गवर्नमेंट की 4R स्ट्रेटजी है जिसका कि बहुत बड़ा रोल रहा इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के अच्छे परफॉर्मेंस में। अब ये 4R स्ट्रेटजी क्या होती है, पहले आर का मतलब हो जाएगा रिकॉग्नाइजिंग एनपीए ट्रांसपेरेंटली, यानी कि एनपीए को ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। दूसरे आर का मतलब हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, ठीक ना, उसके बाद में फिर चीजों को रिजॉल्व करने के लिए और रिकवरी के लिए काम करना। तीसरे आर का मतलब हो जाएगा रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज को फिर से उसमें कैपिटल जो है इन्फ्यूज करना, उसको रिकैपिटलाइज करना। चौथे आर का मतलब हो जाएगा रिफॉर्म इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, यानी कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कैसे कैसे रिफॉर्म करना है उसके लिए काम करना, उसके लिए दिशा निर्देश बनाना, उसको चीजों को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज बनाना। तो ये गवर्नमेंट की 4 जो है स्ट्रेटजीज थी, ये 4R स्ट्रेटजीज है। इसका बहुत ज्यादा रोल रहा इन पब्लिक सेक्टर बैंकों को अच्छा परफॉर्म करने में। तो ये 4R जो है, ये जो 4R स्ट्रेटजीज हैं, सारे के सारे आर का क्या मतलब है ये याद रखना आप लोग। इसके साथ साथ में कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया गया। जो बैंकें पूंजी की वजह से परेशान थी उनमें कैपिटल इन्फ्यूज किया गया, उसमें पैसे जो है डाले गए। 2000 फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 3.11 ट्रिलियन रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन किया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, जिससे कि उनको सपोर्ट मिला और उनका जो पोटेंशियल डिफॉल्ट था उसको प्रिवेंट करने में हेल्प मिली, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन टू एस्टेब्लिश ए ब्रांच इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र से भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना। कोई एक बैंक है, कहाँ का बैंक है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का कौन सा बैंक है जिसने कि गिफ्ट
सिटी में, इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर अपना बैंक जो है अपना ओपन किया, ठीक है ना। तो ऐसा करने वाला ये मिडिल ईस्ट रीजन का पहला बैंक है, ठीक है ना। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रीजन, फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन टू एस्टेब्लिश ए ब्रांच इन गिफ्ट इंडियाज गिफ्ट सिटी। इंडिया की गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच ओपन करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का। यही इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कतर नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। कतर नेशनल बैंक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का पहला ऐसा बैंक बन गया जो कि इंडिया के गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच ओपन कर दिया। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आसान कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। स्लाइड को पॉज करके पढ़ लो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने जैसा है नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, पीडीएफ में भी मिलेगा, खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं ये चीज़ें जानो। देखो, जो कतर नेशनल बैंक है जो कि मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसने क्या किया हुआ है कि इसने इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है उसमें अपनी ब्रांच ओपन कर ली, और ऐसा करने वाला ये मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का पहला बैंक बन गया। बस ये जान लो। अब कतर नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, दोहा कतर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आप लोग जान लो। और ये 13 से ज़्यादा कंट्रीज में ये काम कर रहा है, 3 कॉन्टिनेंटल्स में ये काम कर रहा है। 2017 में इसने जो है इंडिया में अपनी पहली ब्रांच लॉन्च किया हुआ था। लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए धीरे धीरे ये अपनी ब्रांचेस को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो QNB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये जो है एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम कर रहा है। और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम करते हुए ये कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज जो है वो इंडिया में ऑफर कर रहा है। ये इसकी कुछ कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। व्हिच इंडियन स्टेट इमर्ज्ड एज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू GST रेवेन्यू इन फिस्कल ईयर 2024 टू 2025 कलेक्टिंग 3.18 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज की क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। लकीली ऐसा हो गया कि सारे के सारे अच्छे और क्वेश्चन आ गए, और क्लास काफ़ी लंबी भी देख रहे हो आप लोग चल रही है जनरली। हालांकि बोर आपको होना नहीं है, बोर हो भी रहे हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सुनना ही पड़ेगा आप लोगों को, आज नहीं तो कल सुनना ही पड़ेगा। तो बोर वगैरह मत हो, ध्यान से सुनो। मेरी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, किसी एक तरीके से क्लास में बने रहो, और जो भी डेटा बताया जा रहा है उसको जानो, समझो, याद रखो, क्योंकि वही आपके काम में आने वाला है। और क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम आप लोगों का लगा हुआ है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। कौन सा भारतीय राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2025 में 3.18 लाख करोड़ रुपए एकत्र करके GST राजस्व में सबसे अधिक योगदानकर्ता के रूप में उभरा है? यानी कि कोई एक इंडिया का स्टेट है जिसने कि FY 2025 में सबसे ज्यादा GST कलेक्ट किया हुआ है। और कितना कलेक्ट किया हुआ है? 3.8 लाख करोड़ रुपए। कौन सा वो राज्य है उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। बस, और इसमें कुछ नहीं है भैया। वापस आते हैं, सारा का सारा डेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ PDF में। हालांकि इससे थोड़ा बहुत एडिशनल डेटा भी मिलता है, लेकिन बच्चों की डिमांड हो रही थी कि सर पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाओ, सारा का सारा डेटा PDF में लेके आओ, स्लाइड्स में लेके आओ। तो मैंने उसी फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लिया। जो चीजें आप लोगों को अच्छी लगे, जिससे आप लोग समझ पाओ और सिलेक्शन ले पाओ, वो मेरे लिए प्रायोरिटी बन जाता है। उसी हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं, ठीक ना। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी अननेसेसरी डिमांड करोगे, हम भी उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक ना। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। FY 25 में महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज्यादा GST रेवेन्यू कलेक्ट किया हुआ है, और इसने 3.18 लाख करोड़ रुपीस का GST रेवेन्यू कलेक्ट किया। और ये ऐसा करने वाला इंडिया का टॉप स्टेट है, मतलब कि सबसे ज्यादा GST रेवेन्यू देने वाला ये स्टेट बन गया। तो टॉप पर महाराष्ट्र है, ठीक है ना। टोटल GST कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का टोटल GST कलेक्शन 21.36 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.86% की ग्रोथ दिखाता है। याद रखना, डेटा याद रखना, सारा का सारा डेटा याद रखना भाई मेरे। क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना। ये चीज अप्रैल 2025 में क्या माइलस्टोन रहा? तो अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में ऑल टाइम हाई GST कलेक्शन हुआ, यानी कि 2.36 लाख करोड़ रुपीस का GST कलेक्शन हुआ, जो कि अप्रैल 2024 की तुलना में 12.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। अप्रैल 2024 में जितना GST कलेक्शन हुआ था
उसका 12.6% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में हुआ, और ये कितने का हुआ? 2.36 लाख करोड़ रुपीस का हुआ। ये चीज आप लोग याद रख लो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है 66% की ग्रोथ दर्ज की जीएसटी कलेक्शन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मेघालय ने 50% की ग्रोथ दर्ज की जीएसटी कलेक्शन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नागालैंड ने 42% की ग्रोथ दर्ज की जीएसटी कलेक्शन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। दूसरी यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप ने भी 287% की ग्रोथ दर्ज की हुई है जीएसटी कलेक्शन में। ये भी आप लोग याद रखना। अब आगे आ जाते हैं, ये भी डेटा याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा। टॉप 10 इंडियन स्टेट बाय जीएसटी रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 के टॉप 10 स्टेट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जिसने कि सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया। इसने 3,18,497 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। अप्रैल में इसने 41,654 रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। सेकंड नंबर पर गुजरात रहा। गुजरात ने टोटल 1,74,938 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया फाइनेंशियल ईयर 25 में। अप्रैल 2025 में इसने 14,970 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। थर्ड नंबर पर कर्नाटका आता है। कर्नाटका ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,43,023 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। अप्रैल 2025 में 17,815 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु 1,12,456 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया फाइनेंशियल ईयर 25 में। अप्रैल में 13,831 करोड़ रुपए का। फिफ्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 1,05,789 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25 में। अप्रैल 2025 में 13,600 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया यूपी ने। 6 नंबर पर हरियाणा 98,234 करोड़ रुपए ओवरऑल। अप्रैल में 14,075 करोड़ रुपए। 7वें नंबर पर वेस्ट बंगाल 87,654 करोड़ रुपए। अप्रैल 2025 में 8,188 करोड़ रुपए। 8th नंबर पर राजस्थान 76,534 करोड़ रुपए। अप्रैल में 6,228 करोड़ रुपए। 9th नंबर पर तेलंगाना 65,432 करोड़ रुपए। अप्रैल अकेले में 6,938 करोड़ रुपए, 983 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश आता है 10वें नंबर पर। टॉप 10 स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसने 54,321 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन किया है FY 25 में। और अप्रैल 25 में अकेले इसने 4,686 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। तो डेटा भैया सारा का सारा याद रखना, इतना मेहनत करके ये सारी चीजें लाने का मतलब यही बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फिस्कल ईयर 2025। देखो इसमें क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फिस्कल ईयर 2025 व्हिच इंडियन बैंक एंटर्ड इनटू ब्लूमबर्ग्स ग्लोबल लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज बाय नेट प्रॉफिट। यानी कि FY 25 में किस भारतीय बैंक ने शुद्ध लाभ के आधार पर ब्लूमबर्ग की शीर्ष 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों की वैश्विक सूची में प्रवेश किया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या कहानी इसके पीछे का थोड़ा सा हम लोग जान ले रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है, जो कि ब्लूमबर्ग की जो लिस्ट आई हुई है टॉप 100 कंपनीज की ग्लोबली नेट प्रॉफिट के आधार पर, उसमें एंटर कर गया है। ठीक है, ये चीज अब भी आप लोग याद रख लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल नेट 77,556 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मतलब गेन किया। और ये जो टॉप 100 वाली लिस्ट आई हुई है ब्लूमबर्ग की, इसमें 98th पोजीशन पर है। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिया, ये जो ब्लूमबर्ग की लिस्ट आई हुई है दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज की, उसमें 98वें नंबर पर 98th नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने कि 78,561 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इस लिस्ट में आने वाली इंडिया की तीसरी फर्म है। इससे पहले ONDC 2009 में इस लिस्ट में आ चुकी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2021 में इस लिस्ट में आ चुकी थी। बस इतना आपको और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन मई 2025। मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, सही उत्तर हो जाएगा हरवंश पी चावला। हरवंश पी चावला इज द राइट आंसर।
हरवंश पी चावला इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लो। हरवंश बी चावला जो हैं, जो कि एक सीनियर लॉयर हैं, ठीक है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में एक्सपर्ट हैं। इनको चेयरमैन बना दिया गया है किसका, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 13 मई 2025 से। बस इतना सा आप लोगों को और जान लेना है, याद रखना है। चैम्बर ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ब्रिक्स नेशंस के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज मतलब बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्वीट सेविंग एंड करंट अकाउंट, स्वीट ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैनरा बैंक ऑन द 14th of May फॉर ट्रस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, यानी कि केनरा बैंक द्वारा 14 मई 2025 को ट्रस्ट, सोसाइटीज, क्लबों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शुरू किए गए बचत और चालू खातों के लिए विशेष सूट का नाम क्या है। ठीक ना, सीधा सीधा सा फंडा क्वेश्चन, बहुत घुमा के राम कहानी बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है भाई मेरे। कैनरा बैंक ने एक स्पेशलाइज्ड स्वीट जारी किया हुआ है सेविंग और करंट अकाउंट्स के लिए, और ये जो सेविंग और करंट अकाउंट्स होगा किसके किसके लिए होगा, ट्रस्ट के लिए होगा, सोसाइटीज के लिए होगा, क्लब्स के लिए होगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा। इसका नाम क्या है ये इसमें पूछा गया है। कैनरा ट्रू एज इज द राइट आंसर, बस इतना इसमें पढ़ना है। इसका प्रोडक्ट का डिटेल उटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिडबीज रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एमएसएमईज आर करंटली यूजिंग डिजिटल लेंडिंग एंड हाउ मेनी एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिडबी की ये रिपोर्ट है, बहुत सारे डेटा इसमें भर भर के हैं। सिडबी की ऑफिशियल रिपोर्ट अगर आप लोग जाके देखोगे ना भैया, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 51-52 पेज की ये रिपोर्ट है। ठीक है ना, ऑफिशियल रिपोर्ट 51-52 पेज की ये रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ में और एडिशनल डिटेल दी गई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम जरूरी है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको पीडीएफ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह क्या रहा है समझने का प्रयास करते हैं। सिडबी की एक रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। ठीक है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत इंडियन एमएसएमई डिजिटल ऋण का उपयोग कर रहे हैं और कितने लोग जो डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एमएसएमईज आर करंटली यूजिंग डिजिटल लेंडिंग, कितने परसेंट इंडियन एमएसएमईज, गेट लगा लो यार, कितने परसेंट इंडियन एमएसएमईज जो हैं वो डिजिटल लेंडिंग को यूज कर रहे हैं और कितने परसेंट इंडियन एमएसएमई, कितने सारे उसमें से जो है वो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18% इंडियन एमएसएमईज जो है वो डिजिटल लेंडिंग यूज कर रहे हैं और 19% जो इंडियन एमएसएमईज हैं डिजिटल पेमेंट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डेटा आप लोग याद रखना, ये डेटा आप लोग याद रखना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, गेट लगा लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बाकी इस पीडीएफ पे हम लोग और चलते हैं और देखते हैं, बाकी अगली स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना, देखो क्या बोला गया है इसमें। सिडबी ने भी एक अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा दिया गया है वो हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, पहली चीज तो ये जो रिपोर्ट है ये टोटल 19 सेक्टर को कवर कर रहा है। ठीक है ना, इस रिपोर्ट में टोटल 19 सेक्टर को कवर किया गया है और 2097 एमएसएमई से इसको सर्वे कराया गया, मतलब 2097 एमएसएमईज का सर्वे कराया गया है इस रिपोर्ट को जनरेट करने में, और 19 सेक्टर, टोटल 19 सेक्टर को ये रिपोर्ट कवर कर रही है। कौन कौन से सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग डोमेन्स। ठीक है ना, इन सारी चीजों को इसमें किया गया है, कवर किया गया है। अब एक्सपोर्ट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो एमएसएमईज का जो शेयर है
ठीक है ना। एमएसएमईज का जो शेयर है इंडिया की मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 45.7% बढ़ा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये कितना था, 43.6% था। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अब केवल और केवल डेटा है, सब याद रखना है। क्लास को पॉज करके खुद से भी पढ़ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के, लेकिन फिर भी मैं चीजों को आसान कर रहा हूँ। ठीक है ना। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है ना। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की अगर हम लोग बात करें तो वो मार्च 2024 में 2.6 करोड़ रहा, से बढ़कर मार्च 2025 में 6.2 करोड़ हो गया। मतलब कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पंजीकरण हुआ, वो मार्च 2025 में तो केवल 2.5 करोड़ ही था, लेकिन जो कि मार्च 2024 में केवल और केवल 2.5 करोड़ ही था, जो कि मार्च 2025 में बढ़कर 6.2 करोड़ हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें ये दिखा रही हैं कि जो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर उसमें उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, चीजें डिजिटली मूव कर रही हैं। तो ये डेटा आप लोग याद रखना है। ठीक है ना। अब इसमें क्रेडिट गैप का भी जिक्र किया गया हुआ है। ठीक है ना। जो ये एमएसएमई सेक्टर है, क्रेडिट गैप का अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ये होता है कि किसी भी सेक्टर को कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है और कितना क्रेडिट उसको अवेलेबल कराया जा रहा है, यही गैप कहलाता है। 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 70 रुपए प्रोवाइड किया जा रहा है, 30 रुपए का क्रेडिट गैप है। ये क्रेडिट गैप का कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे। ठीक है ना। तो ये जो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर है, ये क्रेडिट गैप जो है वो 30 लाख करोड़ रुपीस का फेस कर रहा है। 30 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट गैप जो है इंडिया का एमएसएमई सेक्टर फेस कर रहा है। और इसमें से भी एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है ना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होता है ना, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो इंडिया का है वो 30 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट गैप फेस कर रहा है। और इसमें से भी जो मीडियम एंटरप्राइजेस है ये सबसे ज्यादा क्रेडिट गैप फेस कर रहा है, 29% का। जो मीडियम एंटरप्राइजेज है ये सबसे ज्यादा क्रेडिट गैप फेस कर रहा है, 29% का क्रेडिट गैप ये फेस कर रहा है। तो ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ ले कि इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर क्रेडिट गैप फेस कर रहा है, तो मीडियम एंटरप्राइजेस समझने का कोशिश करना। और मीडियम एंटरप्राइजेस कितना, 29% का। ठीक है ना। याद रखना आप लोग ये सारी चीजें, पूरी की पूरी कहानी, डेटा सारा का सारा डेटा का ही खेल है और सब कुछ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। अगला डेटा इसमें क्या कह रहा है कि वुमेन ओन्ड एमएसएमईज, ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा संचालित एमएसएमईज हैं वो हायर क्रेडिट गैप फेस कर रही हैं, 35% का। ठीक है ना। डिजिटल एडॉप्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो 90% एमएसएमईज जो हैं वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से उठाया गया था, इस लाइन को समझ लो। 90% एमएसएमईज डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और 80% एमएसएमईज डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखना। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम लोग बात करें तो जो महिलाएं हैं वो टोटल 26.2% का प्रोप्राइटरशिप जो है एमएसएमईज में होल्ड कर रही है। मतलब कि जो महिलाएं हैं उनकी हिस्सेदारी 26.2% की है एमएसएमईज में, जो कि पिछले हिस्सेदारी से, जो पिछले साल की हिस्सेदारी उससे बढ़ गई है। पिछले साल जो एमएसएमईज थे उसमें से 22.9% एमएसएमईज महिलाओं के द्वारा ओन्ड थे, जबकि इस बार ये बढ़कर 26.2% एमएसएमईज हो गए हैं टोटल एमएसएमईज का, जो कि महिलाओं के द्वारा ओन्ड हैं, महिलाओं के द्वारा संचालित हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। एक चीज इस रिपोर्ट से जो और निकल के आई वो ये निकल के आई कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें स्किल्ड लेबर जो है उनकी शॉर्टेज है। जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी शॉर्टेज हो रही, मतलब कि जो कुशल कारीगर हैं उनकी कमी है एमएसएमई सेक्टर में। ठीक है। एमएसएमई सेक्टर में जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी कमी आ रही है, यानी कि टोटल एमएसएमईज में से अप्रॉक्सीमेटली 25% एमएसएमईज ऐसे हैं जो कि स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली डिफेंस इक्विपमेंट सेक्टर की जो एमएसएमईज हैं ये ज़्यादा फेस कर रही हैं। रेडीमेड गारमेंट की जो एमएसएमईज हैं ये ज़्यादा फेस कर रही हैं स्किल्ड लेवल की शॉर्टेज। होटल और सैनिटरी वेयर की जो इससे रिलेटेड जो एमएसएमईज हैं ये स्किल्ड लेबर की जो शॉर्टेज है इसको ज़्यादा फेस कर रही हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो ओवरऑल 1/3 ऑफ एमएसएमईज हैड अडॉप्टेड, ठीक ना, लगभग टोटल एमएसएमईज का 1/3 एमएसएमईज जो है उन्होंने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया है। 31% उसमें से जो है वो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, 21% जो है उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग याद कर लेना। अब चैलेंजेस क्या आए हैं, क्योंकि एमएसएमईज की रिपोर्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आए हुए हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं इस रिपोर्ट में, इसके बारे में भी हम लोग चीजों को समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है वो मार्केट एक्सेस का आया हुआ है। ठीक है ना, मार्केट एक्सेस का चैलेंज सबसे ज्यादा आया है। जो इंडिया की एमएसएमईज हैं उसका लगभग 70% एमएसएमईज वो अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड पर भरोसा कर रहे हैं, जो परंपरागत तरीके से मार्केटिंग की जाती है उसी पर रिलाई कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से आप मार्केटिंग नहीं करोगे, आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की नहीं कर रहे हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स हैं उसको अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो फिर आपका धंधा कैसे बनेगा, प्रॉफिटेबल कैसे आओगे। ठीक है ना, तो इसमें जो आया, इस रिपोर्ट में जो चैलेंजेस निकल के आए, इंडियन एमएसएमईज का 70% एमएसएमईज जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स पर अभी रिलाई कर रहे हैं, भरोसा उस पर कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो स्केलेबिलिटी है, यानी कि उनको जो उनका जो स्किल है उनका, उसको हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। उनको ये सजेशन दिया गया है कि भैया आप लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले फील्ड में भी जाओ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी आओ, जिससे कि आपकी मार्केटिंग हो, आपका एक्सेस बढ़े, आपकी रीच बढ़े, तो जाके आपके प्रोडक्ट वगैरह सेल्स होंगे, आप जो है प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है ना। दूसरा जो चैलेंजेस आया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज का आया। ठीक है ना, एमएसएमईज के लिए अभी जो है वो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी काम करना है, उसके लिए भी है। खासतौर से जो ऑटो कंपोनेंट और स्टील और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एमएसएमईज हैं उनको भी ये इश्यूज आ रहा है। ठीक है ना, इसके साथ साथ में पॉलिसी इंटरवेंशंस की भी जरूरत है। ठीक है ना, ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट गैप है उसको कम करने के लिए, एमएसएमईज के डिजिटल एडॉप्टेशन को बढ़ाने के लिए, एमएसएमईज की स्किल शॉर्टेज को कम करने के लिए, ठीक है ना, उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, नए नियम कानून बनाने की जरूरत है सरकार के एंड पे। ठीक है ना, तो ये कुछ चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस थे जो इस रिपोर्ट में थे। ठीक है ना, रिपोर्ट में तो हालांकि बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में लेके आया हूं। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे एडिशनल डेटा दिए गए हैं, और स्टैटिक वाला काफी पार्ट भी मैंने डाला हुआ है वहां पे। एमएसएमईज एक्ट के भी काफी सारे क्वेश्चन वहां पे मैंने डाले हुए हैं। जब आप जाके इसका पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो एमएसएमईज में कब कब चेंजेस आए थे, कब कब उसमें चेंजेस आए, कब कब उसकी डेफिनेशन चेंज की गई, सारा कुछ वहां पे मैंने डाला हुआ है। तो वो जब पढ़ोगे तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग स्टैटिक करके इधर उधर भटकते रहते हो, और जो कंटेंट दिया जाता है वो पढ़ते नहीं हो। स्टैटिक भाई आ किस लेवल का, किस तरीके का आ रहा है वो मैं जान रहा हूं ना, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो पढ़ो ना। आप क्यों उधर उधर अननेसेसरी दूसरे यूट्यूब चैनल पर दूसरे टीचर से इधर उधर सुन के भटक रहे हो? दूसरे का ओपिनियन मत लो ना भाई। डेडिकेटली हम आपको पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो चीजें पता है हमें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है। इतना कंज्यूम अगर आप लोग कर लोगे तो इससे बाहर का क्वेश्चन आना ही नहीं है, ये चीज आप लोग समझना। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें मैंने भर भर के डेटा दिया हुआ है। एक बार पढ़ भी लिए रहोगे और नहीं भी याद रहा, तब भी अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया तो ऑप्शन ब्लिंक करेगा, सही ऑप्शन ब्लिंक करेगा, ऑप्शन इलिमिनेट करके आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, अब एक चीज थोड़ा सा जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए लेके आना चाहिए, एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है, और ये डेफिनेशन कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। अब क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो अप टू 2.5 करोड़ रुपीज होना चाहिए, टर्नओवर लिमिट जो है वो अप टू 10 करोड़ रुपीज होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 25 करोड़ रुपीज होना चाहिए, टर्नओवर लिमिट अप टू 100 करोड़ रुपीज होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो अप टू 125 करोड़ रुपीज होना चाहिए, और टर्नओवर लिमिट जो है अप टू 500 करोड़ रुपीज होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये अपडेटेड लिमिट है। ठीक है, अब पुराना लिमिट उमिट क्या था वो मैं भूल गया हूं, मुझे नहीं याद आ रहा है, वो आपके हवाले छोड़ रहा हूं, वो मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। और ये भी आपके हवाले छोड़ रहा हूं कि क्या ये जो नई लिमिट मैंने आपको पढ़ाई है ये सही पढ़ाई है या गलत पढ़ा दी है मैंने आपको, ये भी मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी भूल गया हूं, मैं कंफ्यूज कर गया हूं।
तो ये आपके हवाले छोड़ रहा हूं। अगर ये सही है तो इसको याद कर लो, नहीं सही है तो उसका सही क्या है पता करो। अगर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो कमेंट कर बताओ, और पेड देख रहे हो तो पता ये पीडीएफ पे तो मैं सही दिया ही होऊंगा, ठीक है ना। और अगर ये सही है तो बढ़ाया गया तो पुरानी लिमिट क्या थी वो भी मुझे कमेंट कर बताओ। इतना काम आपके लिए है, सारी मेहनत मैं ही क्यों करूं, आप लोग भी कुछ अपना हाथ पैर मारो तभी चीजें याद होंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें बोला गया हाउ मच फंडिंग हैज उत्तराखंड सिक्योर्ड फ्रॉम द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक टू इनहेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, ठीक है ना। पेयजल और स्वच्छता सेवाओं सहित बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ने यूरोपीय निवेश बैंक से कितना धन प्राप्त किया हुआ है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं 1910 1910 करोड़ रुपए, बस वन लाइनर करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 1910 करोड़ रुपए प्राप्त किए हुए हैं, जिससे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज को उत्तराखंड में बढ़ाया जाएगा, बस इसी के लिए, ठीक है ना। अब वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीजें इसको एक बार आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। क्या बोला गया, उत्तराखंड ने 1910 करोड़ रुपए सिक्योर किया हुआ है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, जिससे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे स्टेट में बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। और ये जो स्कीम है ये उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। ये जो पैसा, ये जो फंड आया हुआ है उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, और इसका जो मेन उद्देश्य है ड्रिंकिंग वाटर को बढ़ाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को इंप्रूव करना है, सैनिटेशन सर्विसेज को अर्बन एरियाज में इंप्रूव करना इसका रीजन है। और टारगेट सिटीज कौन कौन सी सिटी में क्या क्या काम किया जाएगा ये भी आप लोग जान लो। तो जो पिथौरागढ़ है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। सितारगढ़, रुद्रपुर और काशीपुर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस किया जाएगा, ये इसका मतलब ये सारे काम किए जाएंगे इस फंड से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर वेरियस रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। भारतीय स्टेट बैंक और जन लघु बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर विभिन्न विनियामक गैर अनुपालनों के लिए आरबीआई के द्वारा लगाया गया कुल मौद्रिक जुर्माना कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अभी कुछ आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण पेनाल्टी लगा दी गई है। तो दोनों पर मिलाकर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे मिलाकर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों बैंकों पर मिलाकर पेनाल्टी 2.7 करोड़ रुपीस की लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये दोनों बैंक जो है वो वेरियस रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस का पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से कर दिया कि दोनों पे मिला के कितनी पेनाल्टी लगाई गई। एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग बैंकों का भी पूछा जा सकता है, तो वो जानते हैं, उधर उस डायरेक्शन में चलते हैं। देखो आरबीआई ने दोनों बैंकों पे मिलाकर टोटल 2.7 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई हुई है, एसबीआई पर और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। अब एसबीआई पे टोटल पेनल्टी कितनी की लगाई गई ये याद कर लो। एसबीआई पे टोटल पेनल्टी 1.7 करोड़ रुपीस की लगाई गई हुई है। एसबीआई पे पेनल्टी टोटल 1.7 करोड़ रुपीस की लगाई गई है, और ये मल्टीपल वायोलेशंस के कारण लगाई गई है। एसबीआई कई सारे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, इस वजह से ये लगाई गई है। अब क्या है, अब ये पता कब चला, तो आरबीआई ने एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन कंडक्ट कराया हुआ था आरबीआई एसबीआई में, उस दौरान ये पता चला, और उस दौरान कई सारे वायोलेशन पता चले, कई सारे नियमों का उल्लंघन एसबीआई के द्वारा किया गया वो पता चला, जिस वजह से एसबीआई पर 1.72 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई गई आरबीआई के द्वारा। अब क्या क्या वायोलेशंस हैं, क्या क्या ऐसे काम थे जो आरबीआई एसबीआई फॉलो नहीं कर रहा था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है इम्प्रॉपर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। एसबीआई जो था वो इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित ऋण देने की काम कर रहा था, इम्प्रॉपर लेंडिंग प्रैक्टिसेस कर रहा था, ठीक है ना। क्या कर रहा था ये, इसमें ये था कि आरबीआई, पहली चीज तो ये जान लो, लोन एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस जो आरबीआई के दिशा निर्देश है उसका पालन ये नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ब्रिज लोन के रूप में राज्य सरकार से जो प्राप्त होने वाली राशि थी उसके अगेंस्ट संस्थाओं को ये ब्रिज लोन जो देना होता था उस पर ये आरबीआई एसबीआई जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। वन लाइन में अगर इसको कंक्लूड करें तो लोन एंड एडवांसेस
स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड जो आरबीआई का दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं कर रहा था, यानी कि फिर इम्प्रॉपर लेंडिंग कर रहा था, इस वजह से इस पे ये पेनल्टी लगाएगी। अगला क्या रीजन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फेल्योर, जो ग्राहक की सुरक्षा करनी हुई थी, ग्राहक का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो आरबीआई का गाइडलाइन था उसको फुलफिल करने में ये फेल हो रहा था। ठीक है ना, क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड जो आरबीआई का दिशा निर्देश था उसका ये पालन नहीं कर रहा था, इस वजह से एसबीआई पे ये पेनल्टी लगाई गई। ठीक है ना, कर क्या रहा था आरबीआई, एसबीआई कर क्या रहा था कि एसबीआई जो है वो जो क्रेडिट अमाउंट होता है, ठीक है ना, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, जो भी अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते थे उसका जो क्रेडिट अमाउंट होता था उसको कंज्यूमर के अकाउंट में क्रेडिट करने का जो टाइमलाइन होता था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द नोटिफिकेशन, जो भी अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होता है उसको जो कस्टमर्स होते थे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने में फेल हो रहा था। नोटिफिकेशन के 10 दिन के भीतर उसको उसका नोटिफिकेशन आता है ना कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गया, तो उस अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का जो नोटिफिकेशन आता था उसके 10 दिन के भीतर उस अमाउंट को कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने के नहीं कर पा रहा था, उसको करने में एसबीआई फेल हो रहा था, तो इस वजह से इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। इसके साथ साथ में 90 डेज के भीतर में जो कस्टमर का कंपनसेशन वगैरह होता था वो नहीं करता था, इस वजह से ये पेनल्टी लगाई गई। ठीक है ना, पीडीएफ में पढ़ना एक बार आप लोगों को याद हो जाएगा, इसमें कुछ बात बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। इसके साथ साथ में करंट अकाउंट इरेगुलरिटीज, ठीक है ना, तो जो चालू खाता से संबंधित अनियमितताएं थी उसको भी ये फेल कर रहा था, यानी कि आरबीआई का जो ओपनिंग करंट अकाउंट बाय बैंक नीड फॉर डिसिप्लिन, इससे रिलेटेड जो आरबीआई का दिशा निर्देश है उसका भी पालन एसबीआई नहीं कर रहा था, तो इस वजह से भी इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। और एसबीआई पे ये जो पेनल्टी लगाई गई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47(1)(a) के सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन सी के तहत में, सेक्शन 46(a) के 46 के सबसेक्शन 4(a) के तहत में और सेक्शन 51 के सबसेक्शन 1 के तहत में ये पेनल्टी आरबीआई के द्वारा एसबीआई पे लगाई गई। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, और ये पेनल्टी क्यों लगाई गई, ठीक है ना, ये पेनल्टी आरबीआई के द्वारा ये पेनल्टी इस पे लगाई गई। रीजन इसका आप लोग एक बार पढ़ लो क्या रीजन इसमें दिया गया है। और ये जो पेनल्टी लगाई गई आरबीआई के द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, ये लगाई गई सेक्शन 24(b) का पालन नहीं करने के कारण। ठीक है ना, ये जुर्माना जो है इस पे इसलिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लगाया गया। इसका पीडीएफ एक बार आप लोग पढ़ना, रीजंस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब वापस आते हैं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है इसका सेक्शन 46 कहता क्या है। ठीक है ना, इसका सेक्शन 46 जो पेनल्टीज से रिलेटेड है। इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 46 पेनल्टीज से रिलेटेड है। तो यहां पे ये मैंने एक बार देखो, ये एक्ट में काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो केवल और केवल 2 ही पॉइंट मैं यहां पर भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस क्लास में। ये पूरा का पूरा एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 46 कंप्लीटली पीडीएफ में दिया गया है। एक तो इसका जो मेन एक्ट है वो दिया गया है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी दिया गया है, क्योंकि मेन एक्ट अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे आरबीआई की वेबसाइट से जाके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई कि वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये तो बस यहाँ पे स्लाइड में मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि वीडियो क्लास में अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप जाके पीडीएफ को सीरियसली पढ़ लोगे, अदरवाइज आप लोग कई बार पीडीएफ को सीरियसली पढ़ते भी नहीं हो। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 का सेक्शन 46 कंप्लीटली ये पेनल्टीज के लिए है। इसमें कई सारे सबसेक्शन हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, वो सारा का सारा काफी डिटेल में मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। उसका इजी एक्सप्लेनेशन भी मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो ये आप लोग जरूर जाके पढ़ना, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जितना डीप में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितना डीप में जाके एग्जाम में चीजें पूछी जा रही हैं, अगर आप लोग डीप में नहीं पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे, आप लोग जान लेना। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है ना,
ये तो मेन एक्ट है इस तरीके से, और सिंप्लीफाई करके कैसे क्या चीज़ें दी गई ये भी आप लोग देख लो। एक थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंप्लीफाई करके मैं किसे इसको आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों के लिए मैं बना दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक बार पढ़ो और चीज़ें समझ में आ जाए, कहीं पे किसी और के पास में भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है, ठीक है ना। तो ये क्लास जो है आज हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 16 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे। जो भी पेड यूजर्स हैं, आप लोगों को लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेक्शन में क्लासेज मिल रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्शन में लगातार पीडीएफ वगैरह अपलोड की जा रही हैं। ध्यान से आप लोग उसको पढ़ते रहना, समझते रहना। आरबीआई का सर्कुलर भी कराया जा रहा है वीडियो पीडीएफ के फॉर्मेट में। कुछ एक सर्कुलर अभी आप लोगों को आने वाले टाइम पर मैं और कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है ना। तो कंटेंट जितना भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है पेड क्लासेस में, सबका आप लोग देखते रहना, सबके नोटिफिकेशंस वगैरह जाते हैं। कंटेंट मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया जा रहा है। इतना कंटेंट अगर आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया और इतना अगर चीजें आपको याद रही तो कहीं पर कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास कैसे लगी इसका फीडबैक आप लोग जरूर देते रहिएगा, इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। बाकी पीडीएफ में अभी बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा कंटेंट मैं फिर से अपडेट कर रहा हूं और आप लोगों को आने वाले टाइम पर सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से।